अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। वी आर बैक अगेन वीकेंड के बाद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। और इनके पास कॉफी नहीं है और मेरे पास कॉफी है, लेकिन आप परेशान हो। यस, तभी हम कॉफी की तरफ जा रहे हैं। मैं आगे जाऊंगी प्लीज। देखते हैं आज की रेस में सबसे पहले कॉफी के पास कौन पहुंचता है। मैं इसलिए अपनी कॉफी में साथ लेकर चलता हूँ। मेरी कॉफी मेरी मर्जी। इंसान को जो है ना वो मेहनत करनी चाहिए। मैं मेहनत करके कॉफी तक आई हूँ। तो मैंने पहले कर ली थी मेहनत। वो किसी ने देखी नहीं ना। जंगल में मोर नाचा हु सॉ। मैं नहीं नाचा, कतई नहीं नाचा। मैंने मोर नहीं कहा था आपको। ये वो मोर नहीं है जिसे दिल मांगे मोर। लेकिन फिर भी दिल मांगे मोर विद रिस्पेक्ट टू विजिट्स अमेरिका का विजिट, वजीर आजम पाकिस्तान का विजिट। आज हम सबसे पहले इसी की बात करेंगे। इन 2 दिनों में काफी कुछ हो गया तो हम कोशिश करेंगे कि उस बारे में भी आपको अपडेट करें। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जब उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया तो वहां पर एक तो ये कि 22,000 लोगों की गुंजाइश थी और जगह भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई कौम पाकिस्तान को हर साल तब्दील होता, बदलता, बेहतर होता, ऊपर जाता देखेगी। ये कुछ मसरूफियात उनकी जो कल की थी वो हमने आपको बताई और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात गए तक हमारा जो न्यूज़ रूम था वो मुतहर्रिक था क्योंकि उनकी मसरूफियात जारी थी, उनका खिताब जारी था। अच्छा, आज जो उनकी मुलाकातें होनी है उसके बारे में बता दें। अहम मुलाकातें उनकी होनी है और ख़ास तौर पर उनकी आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मुलाकात होगी। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले वाशिंगटन में वजीर आजम ने अमरीकी ताजरों और सरमायाकारों को पाकिस्तान में इक्तिसादी और कारोबारी मौक़े से फ़ायदा उठाने की पेशकश की थी अहम बैठक में। अब ज़रा आते हैं अपने देश में, पाकिस्तान में क्या क्या कुछ हुआ। पहले बड़े शहर की बात कर लेते हैं। कराची में 2 बड़े जलसे हुए, एक रहा ANP का और दूसरा रहा PSP का। तो इसके बारे में आपको बताएं कि जी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म सिंध में भी बल्दियात का मामला देखें, वज़ीर बल्दियात का ओहदा ख़त्म करें और मेयर को इख्तियारात दें। तब्दीली फिर आ सकेगी, सूरत हाल फिर यहाँ बेहतर हो सकेगी। एग्जैक्टली। और जब हम बात कर रहे हैं कराची की तो मैं आपको ज़रा KP ले चलता हूँ। जो जम हुए इलाके, वहाँ पर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने KP में जम होने वाले अजला के ज़िमनी इंतखाबात के मुकम्मल नताइज का ऐलान कर दिया। और इसके मुताबिक जो 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उसमें आज़ाद उम्मीदवार 6 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त रहे और अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक सीट भी नहीं जीत सकी। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर नए अजला के अवाम और सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद। और यहाँ पे ऐड भी करते हैं कि फिरदौस शमीम नकवी से मुताल्लिक, फिरदौस आशिक अवान से मुताल्लिक, क्योंकि उन्होंने ये कहा था। नकवी साहब याद आ रहे सवेरे सवेरे, वो क्योंकि लास्ट शो याद आ रहा था। एनीवेज, फिरदौस साहबा ने ये कहा कि वो जो आज़ाद उम्मीदवार है ना वो भी सड्डे ने। अब वो इनके हैं या नहीं है तो आगे आके मालूम होगा। आगे हो जाएंगे। कोशिशें हो रही होंगी। जाहिर है इस तरह से होता है, नए इलेक्शंस होते हैं, आजाद उम्मीदवार आते हैं, ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं। तो जनाब अब क्या हो रहा है ना, आज क्या होना है वो भी बात कर लेते हैं। आज ऑपोजिशन जमातें मिलकर बैठेंगी, एक अहम इजलास होगा जिसमें सेनेट के मामलात और दीगर उमूर ज़ेर गौर रहेंगे। और इसके अलावा मौसम आज कराची का बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। तो हम मुल्क के कुछ दीगर इलाकों के बारे में आपको बता दें। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। कल और आज इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और कश्मीर में भी बारिश होगी, जबकि जोग, खिलात, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर में भी बाराने रहमत का इम्कान है। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होगी, ऐसी भी तवक्को है। ये सब कुछ वेदर के बारे में बताया महकमा मौसमियात ने और हमने भी आपको बता दिया है काफ़ी कुछ। लेकिन बात यहीं तक है नहीं, आगे भी हमको बढ़ना पड़ेगा। और अभी हम शामिल कर लेते हैं नया दिन की टॉप स्टोरीज। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से तोहफा तैयार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुलाकात में उनकी पेंटिंग बतौर तोहफा देंगे। गुलदान पर ऊंट की खाल से पेंटिंग तैयार करने वाले आर्टिस्ट से मिलिए प्रोग्राम नया दिन में। वज़ीर आज़म इमरान खान की किफ़ायत शियारी मुहिम। दौरा अमरीका पर खुसूसी तैयारे के बजाय कमर्शियल फ्लाइट पर सफ़र करके लाखों डॉलर बचा लिए। वज़ीर आज़म के अखराजात कितने कम रहे, जानिए कुछ देर बाद।
मुनाफाखोरी नहीं चलेगी, अवाम जाग गए हैं। दुकानदार नाजायज मुनाफाखोरी करने से पहले हो जाएं होशियार, वरना सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। मुनाफाखोर के साथ हुआ क्या, बताएंगे नया दिन में। सहराई थर में नायाब नस्ल के हिरन का शिकार जारी। मार्केट्स के बाद गोश्त होटल्स पर भी बिकने लगा। वीवीआईपीज़ के लिए चटपटी कड़ाही तैयार। महकमा वाइल्ड लाइफ आखिर क्या कर रहा है, पूछेंगे उन्हीं से सवाल। हसीन वादियों की खूबसूरती मांद नहीं पड़ने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक्शन, नथिया गली में कचरा फेंकने वालों को भारी जुर्माना आयद कर दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी तलबा का कारनामा, वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप 2019 जीत ली। 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल जीतने वाले स्टार्स बनेंगे नया दिन के मेहमान। नया दिन में कहेंगे खुश आमदीद, और सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया की, क्योंकि इस पे हम देखते आए हैं, मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, ऐड करते हैं ना, साथ साथ ऐड करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट एनीवेज मैं वही सोच रही थी, खुफिया अंदाज में आपने क्या इस्तेमाल शुरू कर दिया। नॉट एट ऑल। लेकिन फिर भी किरण, सोशल मीडिया की बात आपको याद होगा, हमने लास्ट वीक फेस ऐप पर तफसीलन गुफ्तगू की थी निगहदाद साहिबा से, तो कुछ क्लैरिटी आई है उस मामले में। वो वाली ऐप ना, वो जिसमें आप बूढ़े हो सकते थे। जी जी जी, जिसमें अच्छा एक बड़े मजे की, और डाटा भी चोरी हो सकता था। एग्जैक्टली कहा ये जा रहा था कि आपका डाटा चोरी हो सकता है, लेकिन अब थोड़ी क्लैरिटी आई है और इंतजामिया की तरफ से क्लैरिटी दी गई है कि जो आप वीडियो है या आपकी जो इमेज है, वो क्लाउड पर जो अपलोड होता है, वो तकरीबन 48 घंटे बाद उसे वहां से डिलीट कर दिया जाता है, तो डाटा वहां पर रहता नहीं है। ये वजाहती बयान जारी किया गया फेसबुक इंतजामिया की तरफ से, और ऐप के जरिए हर कोई अपनी मौजूदा तस्वीर को एडिट करके बुढ़ापे में किस तरह दिखाई देंगे, ये जानने के लिए बेताब दिखाई दे रहा था। और देखा गया बड़ी वायरल हुई है ऐप, और पिक्चर्स वायरल होते गए, लेकिन प्राइवेसी से मुतालिक कई सवाल उठे थे कि तस्वीर जो एडिट होती है इसके दौरान क्लाउड में महफूज हो जाती है, जहां कंपनी का कंट्रोल होता है और सारे फैसे डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन फेस ऐप इंतजामिया ने वजाहत दी कि तस्वीर क्लाउड में अपलोड करने के दौरान महफूज तो होती हैं ताकि ऐप की कारकर्दगी जरा बेहतर रहे। दूसरी तरफ फायदा ये भी था कि बार बार अपलोड करनी नहीं पड़ती, ये भी वजाहत में उन्होंने लिखा है, लेकिन साथ ही कह दिया गया है कि 48 आवर्स के बाद वो क्लाउड से हटा दी जाती हैं और सार्फिन घबराए नहीं। मैं वैसे पहले भी किरण ये सोच रहा था कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो तस्वीर कोई भी अपलोड किसी की भी कर सकता है, नहीं डाटा कॉम्प्रोमाइज इस तरह होता। बट एनीवेज चलें, लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि आप कॉम्प्रोमाइज हो जाता है डाटा, तो अब क्लैरिटी, लोग परेशान थे, अब उनकी परेशानी दूर हो गई। तो लोग परेशान हो तो क्या नहीं करते उस परेशानी को दूर करने के लिए, और अगर कोई प्यारा बिछड़ जाए तो उसको करीब लाने के लिए अमरीकी का एक जिक्र कर लेते हैं। गुमशुदा पालतू कुत्ते को जो तलाश करेगा, बतौर इनाम उसे एक घर, एक प्लॉट और कारखाना दिया जाएगा। एक अमरीकी ने अपने गुमशुदा कुत्ते की तलाश के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को कि भैया ये सब कुछ इनाम में मिलेगा। टेक्सन का ये रिहायशी एडी, इसके पास जेनी नामी कुत्ता था जो अप्रैल से लापता था। इसकी तलाश में एडी ने जानवरों की पनाहगाहों का रुख किया, बाजारों का रुख किया, इलाके का चप्पा छान मारा, लेकिन जेनी का कोई सुराग ना मिला। यहाँ तक कि उसके पोस्टर्स भी लगवाए गए और अब जुलाई में भी उसे ढूंढा ना जा सका। एडी ने ऐलान किया है कि वो 1 बेडरूम वाला ट्रेलर घर उस शख्स को देगा जो उसके पालतू कुत्ते को ढूंढ कर लाएगा। और इसके बाद उन्होंने इनाम में इजाफा भी किया, अपना वर्कशॉप, एक छोटा सा प्लॉट भी देने का ऐलान कर दिया है। वो जेनी को ढूंढना चाहते हैं, अपने पास लाना चाहते हैं। अब जरा आपको भारत से खबर देते हैं, जहां पर एक शख्स ने 40 साल हो गए अपने बाल ना धोए हैं ना कटवाए हैं, इसीलिए उसके बाल लंबे तो हो गए। साबुन, कोई खर्चा नहीं इनका, कोई खर्चा नहीं, लेकिन बालों का क्या हाल हुआ होगा, दिखा भी रहे हैं आपको। 6 फीट हो गई है इनकी लेंथ बालों की, और लोग इसी वजह से इनको बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग समझते हैं। लोग समझते हैं कि अरे भैया इनके पास आएंगे तो हमारे दुख, दर्द, दिलदर सब दूर हो जाएंगे। ये साबुन पानी से दूर रहने का नतीजा है। बहरहाल देखिए, लोगों का कहना अलग है। अब अगर इन बालों को धोने की कोशिश की तो मेरे ख्याल में उस तरह ही फिरना पड़ेगा। अब धोने की बात करें, अगर कटवाने की जरूरत पड़ेगी, काटे नहीं जाएंगे, नहीं काटे जाएंगे। अब ये भारतीय रियासत बिहार के 62 साल ये शख्स हैं, उन्होंने आखिरी बार अपने बाल आई गेस व्हेन ही वाज 22
तब इन्होंने धोने भी बंद कर दिए थे और आखिर बार तभी कटवाए थे। क्या हुआ था भैया? तो पूछना पानी बचा रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और खबर शामिल करते हैं और पिक्चर स्टोरी, इस पर हम बात कर दें कि तस्वीर कहानी में आज हम आपके लिए एक ऐसी तस्वीर लाए हैं जो दिखाएगी एक बेबसी की वो तस्वीर है, यानी गुर्बत, उसकी भी झलक है उसमें, एक बच्चा, और ये वो बच्चा है जो होटल में गया है। आप समझ होंगे कि शायद अकेला गया और बैठा बाहर देख रहा है, ऐसा नहीं है। जब थोड़ा सा इस तस्वीर को हम खोले तो देखिए एक फैमिली है जो इस बच्चे को डेफिनेटली साथ लेकर गई है, जिस तरह हम कहते हैं। ये इस बच्चे से अपने काम करवाते हैं, लेकिन ये इस बच्चे को साथ बिठा के खाना नहीं खिला सकते। उस पर रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। कुर्सी पर बैठा आसमान की तरफ तकता बच्चा देखने को ये अनजानी सोच में मुब्तला लगेगा, कोई इस अंदाज को खाने का इंतजार कहेगा, लेकिन ये बच्चा भूख नहीं, सोच में वाज़ेह फर्क का मुंह बोलता सबूत है। ये मुआशरे के उन बेहिस पहलुओं की कहानी है जो अमीरी और गरीबी के फ़र्क को अया करती है। बच्चे के बाएं जानिब बैठे लोगों की तस्वीर एक खुशहाल फैमिली की अक्कासी कर रही है, लेकिन इस फैमिली के दाएं जानिब बैठा बच्चा तफरीक और बेहिसी की तस्वीर बना हुआ है, क्योंकि जहां एक तरफ ये फैमिली अपने लख्ते जिगरों का भरपूर ख्याल रख रही है, वहीं अपने इस नन्हे मुलाजिम की भूख को नज़रअंदाज करके कई सवालों को जन्म दे रही है कि आखिर कब हम चाइल्ड लेबर के खात्मे और करीबी अफराद की मुफलिसी का ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब अहम दौरे की बात करेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। इसके हवाले से बहुत गुफ्तगू हो रही है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान समेत पाकिस्तानी वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे और इमरान खान आज रात अमेरिकी थिंक टैंक से खिताब भी करेंगे। और इसी बारे में हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे वहीं पर मौजूद है अब्बास शब्बीर। अब्बास शब्बीर, वेलकम टू नर्दन, कैसे हैं आप? खैरियत से? ट्रिप कैसा? और मुझे ये भी बताइए आज वजीर आजम की मसरूफियात क्या क्या रहेंगी? कोशिश करेंगे अब्बास शब्बीर से बात करें और उनसे जान सकें। हम कुछ मनाजर आपको दिखा रहे, ये गुज़िश्ता रोज़ के हैं और आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की क्या मसरूफियात रहेंगी। आज अमरीकी सदर से उनकी मुलाकात है, आज वो उनसे मिलेंगे। बहुत सारे उमूर हैं, कहा जा रहा है सबके ऊपर बात होगी, वो पाकिस्तान के अंदर के मामलात हों, खित्ते की सूरत हाल हो, दुनिया को दरपेश चैलेंजेस हों। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज अमरीकी सदर से अहम बैठक में इन सारी बातों पर गौर भी करेंगे और इसके अलावा भी क्या कुछ होगी उनकी मसरूफियात, इसी के ऊपर अब्बास शब्बीर हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अब्बास शब्बीर, आज वज़ीर आज़म की अहम तरीन मुलाकात और इसके अलावा दीगर मसरूफियात क्या क्या है? देखिए दिरन, बहुत एक अहम दिन है। कल पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, जो मुस्तकबिल के हवाले से इमरान खान की और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम मुलाकात व्हाइट हाउस होने जा रही है। वैसे तो जब से अमेरिका का दौरा प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया है, लगता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, उनकी तरफ से जो वेलकम है और गुड जेस्चर है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस इमरान खान को मिला है। और कल वजीर आजम उसी कॉन्फिडेंस को लेकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में जो खिते में अमन व अमान है, पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं मुस्तकबिल में, उसको किस तरीके से आगे लेकर चला जाए, कुछ अपनी चीज़ें रखेंगे, कुछ वो भी अपनी चीज़ें रखेंगे सामने, और अहम मुलाकात इसको तस्वुर किया जा रहा है। ये व्हाइट हाउस में ये मुलाकात होगी और उसके साथ साथ पहली मरतबा इस तरह हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ एक साथ अमेरिका में हैं और कल डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, यानी किसी भी अमेरिकी सदर से। तो एक बड़ा मौका है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू है अफगानिस्तान। और मुझे ये भी बता दीजिएगा, बहुत मसरूफ दिन गुजारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकात की थी। हम कोशिश करेंगे अब्बास शब्बीर से अगर हमारा राबिता दोबारा हो जाए। बहरहाल अब्बास शब्बीर बता रहे थे कि अब जब अमरीकी सदर से मुलाकात होनी है, अहम तरीन उमूर पर बात होनी है, ये पहला मौका है कि इस कदर सादगी के साथ में दौरा भी किया गया है और अहम तरीन पाकिस्तान के रहनुमा भी इसमें शरीक है। एग्जैक्टली, लेकिन किरण ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ गए तो हमको तोहफा नहीं देंगे। इमरान खान साहब एक खास तोहफा लेकर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ये पेंटिंग है और ये पेंटिंग किसने तैयार की है, इस पर हम जरा बात करते हैं और चलते हैं अपने नुमाइंदे वसीम अब्बास की जानिब, जो कि हमें मिलवाएंगे उससे जिसने ये पेंटिंग तैयार की है। जी वसीम।
जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अपनी मुलाकात के दौरान वो अमेरिकी सदर को एक खसूसी गुलदान पेश करेंगे। वो गुलदान बनाया है इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक आर्टिस्ट, एक मुसव्विर ने। मेरे साथ मौजूद हैं हनीफ खान, जिन्होंने ये गुलदान बनाया है। इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि उन्होंने किस मटीरियल को इस्तेमाल किया और कैसे वो गुलदान बनाया। जी सर। ये गुलदान जो बना है, ये वाज़ जो बना है, ये बना है ऊँट की खाल पर। वुड की खाल का वाज़ बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर उसके ऊपर ये सरफेस को तैयार करना कि उसके ऊपर एक पोर्ट्रेट बनाया जा सके, वो इतना उसको करना ये भी एक मरहला था। लेकिन इससे ज़्यादा एजाज़ की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान से मेरा सिलेक्शन किया गया, क्योंकि काम बहुत मुश्किल था और बहुत ही इसको अच्छे तरीके से करना था और दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात इसे देखती, तो उसके लिए ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि इसके लिए इन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ और इनका भी कि इससे पहले आप किन किन शख्सियात की इस तरह की तस्वीर बना चुके हैं? इससे पहले जो बनाई थी उनमें प्रिंस सुलेमान सऊदीया के और कतर के प्रिंस और महातीर मोहम्मद, और अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की तस्वीर बनाई। तो ये बनती है ऊँट की खाल पर, और इसके अंदर होता यूँ है कि वो सरफेस प्लेन नहीं होता, उस सरफेस को पहले प्लेन करना पड़ता है, फिर इस काबिल करना पड़ता है कि उसके ऊपर कोई भी पोर्ट्रेट बन सके। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने सुना कि ये जो उन्होंने गुलदान बनाया है, ये ऊँट की खाल पे बनाया है और ये ऊँट की खाल खसूसी तौर पर मुल्तान से मंगवाएगी, और एक मुश्किल काम था लेकिन इन्होंने ये गुलदान बनाया और उस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी बनाई। बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो जनाब, हम जब तोहफा देते हैं तो दिल खोल कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है कि हम अपने ऊपर क्या खर्च कर रहे हैं तो उसमें हम किफ़ायत शेयारी का मुजाहरा करते हैं। वज़ीर आज़म ऐसे ही कर रहे हैं। हुकूमत की किफ़ायत शेयारी मुहिम जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी दौरा अमेरिका पर खुसूसी तैयारी के बजाय कमर्शियल एयरलाइन का सहारा लिया, और इस पर उनके मुआविन खुसूसी नईम उल हक ने बताया कि वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका पर $50,000 खर्च होंगे बस। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एविएशन एक्सपर्ट सुल्तान महमूद हाली साहब। सुल्तान साहब, वज़ीर आज़म ने कमर्शियल एयरलाइन के जरिए दौरा अमेरिका किया, कितने पैसे बचा लिए, कितना खर्चा बचाया गया? देखिए, मैं आपके सवाल का जो जवाब है वो हतमी तौर के ऊपर डॉलरों में तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा है कि ये जो फिगर है ये मिलियंस में जाती है, इसलिए कि मैं ख़ुद एविएशन में रह चुका हूँ। और अगर वो पाक फ़ज़ाइया के तैयारे से सफ़र करते या कोई PIA का जहाज़ जो है वो रिक्विजिशन करते, तो उसमें बेइंतहा ख़र्च होना था। और वो ख़र्च जो है उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्वान्टिफाइबल हैं, यानी कि आप उनको गिन सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो नहीं गिन सकते हैं। मसलन ये है कि अगर आप रेगुलर फ़्लाइट से, और ख़ास तौर पर अभी जबकि हज की फ़्लाइट शुरू हो रही हैं, उसमें एक जहाज़ PIA की फ़्लीट से निकाल लेते, तो फिर उससे आम सवारियों का भी हर्ज होना था, लोगों को डिलेज़ होनी थी, और उसके अलावा जो है यहाँ से जहाज़ ले जाना, फिर वहाँ जा कर के खड़े रहना, उसके लैंडिंग चार्जेस, उसकी पार्किंग फ़ीस और उसके जो है दीगर अखराजात बेइंतहा होने थे। लेकिन निजी एयरलाइन से ट्रैवल करने के बाद जो है वो सिर्फ 3-4 टिकट जो उनके इंतराज हैं उनका देना पड़ेगा। ग़ालिबन अगर $1,000 भी है या 1 लाख रुपए है, तो वो अव्वल तो ये कि ज़र मुबादला में नहीं दिया जाएगा, दूसरे ये कि वो उसका एक बिल्कुल फ्रैक्शन है। और इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि वो PIA के जहाज़ PIA के किसी फ़्लाइट पे क्यों नहीं गए। तो शायद नाज़रीन को ये इल्म हो कि गुज़श्ता बरस से जो हमारी एक वाहिद फ़्लाइट अमेरिका में न्यूयॉर्क जाती थी वो भी बंद कर दी गई। सही। और मज़ीद समझने के लिए सुल्तान साहब ज़रा कंपैरिजन भी हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर वज़ीर आज़म एयरफोर्स के G460 एयरक्राफ्ट पर अमेरिका जाते, ये विजिट उस तरह शेड्यूल होता, तो फिर सर कितना खर्चा आता? ये ख़र्चा भी जो है अच्छा खासा होता, जो निजी एयरलाइन पे जो उन्होंने 3-4 टिकट ख़रीदे होंगे उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि आपको इस तैयारे का फ्यूल देना पड़ता, और ये एक हॉप में जो है वो अमेरिका नहीं पहुंचता, इसको कई जगह रुकना पड़ता, हर जगह लैंडिंग चार्जेस देने पड़ते, फ्यूल का ख़र्चा, फिर जो अमला साथ जाता है उसकी जो है डेली अलाउंस और ये सब मिला के वहाँ होटल में ठहरने का ख़र्चा, ये सब बन करके
बहुत ज़्यादा रकम बन जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये निजी एयरलाइन के तैयारे से परवाज़ करके उन्होंने कौम के और कौमी ख़जाने को इस मुश्किल दौर में काफ़ी बचत से सामना कर। अच्छा, अगर आप नवाज शरीफ के दौरे अमेरिका पर आने वाले फ़ज़ाई ख़र्चे से मुताल्लिक़ कुछ बता सकें तो प्लीज़ हमें बताइए। इसके बारे में आप नहीं पूछें तो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ़देह अमल है। मैं विटनेस हूँ इस बात का कि कई दफ़ा उन्होंने हज के परवाज़ों के दौरान, जबकि हाजियों को परवाज़ें ले जा रही थी या लाई जा रही थी, PIA के तैयारे को मंगवाया, खाली जहाज़ यहाँ से गया, 5 दिन वहाँ खड़ा रहा, उसके लैंडिंग चार्जेस, उसके फ्यूल चार्जेस, उसके अमले के चार्जेस, ये सब देने पड़े, और फिर उस तैयारे को वो लेकर के आए। तो ये सब ख़र्चा मिला करके बहुत ही ज़्यादा बन जाता है, और जिससे कि आम शहरियों को, हाजियों को, जिनकी दुआ हमें लेनी चाहिए, शायद उनके दिल से बद्दुआ ही निकल रही होगी जी नवाज शरीफ साहब के लिए। जिस और यही वजह सुल्तान साहब कि अब हुकूमत की तरफ से कहा भी गया है कि दौरों का ऑडिट होगा। थैंक यू सो वेरी मच, आप साथ मौजूद थे और इस गुफ्तगू कर रहे थे कि कितना खर्चा अब आएगा और कितने पैसे अब बचेंगे। लेकिन जरा मुल्की सियासत की जो हलचल है उसका तस्करा कर लेते हैं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, इसमें आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। समात जज मोहम्मद बशीर करेंगे। नैब टीम तफ्तीश में पेशरफ्त से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। उधर सियासी मुखालिफिन में लफ्जी गोलाबारी जारी है और गुज़श्ता रोज़ कराची में सियासी जमातों के जलसे सजे, जहां एक दूसरे को खूब तनकीद का निशाना बनाया गया। TSP सरबराह ने 18वीं तरमीम में तब्दीली और वज़ीर बल्दियात का ओहदा ख़त्म करने का मुतालबा किया। तो ANP की बात करें तो उन्होंने कबायली इजला के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। दूसरी जानिब अमेरिका में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी मुखालिफिन पर खूब गरजते बरसते दिखाई दिए और स्पेसिफिकली दोबारा उन्होंने कहा कि 3 लफ्ज़ मुझसे सुनना चाहते हैं NRO, और वो मैं नहीं दूंगा। 3 लफ्ज़। अच्छा जी, एंकर पर्सन अंबर शम्सी हमको ज्वाइन कर चुकी है। वेलकम टू नया दिन। अंबर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी हैं आप? चलिए मुझे ना सबसे पहले ये बताइए, दौरा अमेरिका अब तक का इमरान खान कितने कामयाब लग रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी का होमवर्क कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अभी दौरा अमेरिका इसकी कामयाबी तब तक हम नहीं जान सकेंगे जब तक उनकी मुलाकात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से नहीं होती, जब तक उनके बयानात सामने नहीं आते, जब तक प्रेस रिलीज सामने नहीं आती। क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं ये कुछ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए जो अमेरिका में रहते हैं उनके लिए दौरा है, और कुछ ऑप्टिक्स हैं कि कितनी सादगी से गए हैं, कितनी नहीं गए। लेकिन असल मकसद इस दौरे का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात है कि क्या उनके तवक्कुआत हैं, क्या हमारे तवक्कुआत हैं, क्या हम ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं या नहीं बहाल कर सकते हैं। ज़ाहिर उनके कुछ मफादात हैं, हमारे भी कुछ मफादात हैं, तो वो किस हद तक अलाइन होते हैं। तब तक मैं कामयाबी पे अभी अपना थोड़ा सा फिलहाल फैसला ओके। अच्छा अंबर, मुझे ये बताएं कि रीजनल इंटीग्रेशन ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, वो चाहे ईरान के पर्सपेक्टिव से हो, वो चाहे चाइना के तनाजुर में हो। हमने अब पूरी कोशिश की कि हम खित्ते में जो दूसरे ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात बड़े अच्छे रखे हैं, और ऐसे वक्त में जब ज़रा CPEC से मामलात भी हैं, ईरान से ताल्लुकात भी हमारे बहुत बेहतर हैं, आपको क्या लगता है ये दौरा अमेरिका और हम बैलेंस रख पाएंगे, तवाज़ुन रख पाएंगे रिलेशंस में? मुश्किल काम तो ज़रूर है, क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिका चीन की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हमने भी देखा कि जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई है, तब CPEC की जानिब से थोड़ी सी हमें सर्द, जिसके कहेंगे थोड़ी सी सर्दी नज़र आई है। उस तरह से इतनी इंथुजियास्टिकली आगे नहीं बढ़ा जितना गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में था। दूसरी जानिब ईरान के साथ आजकल अमेरिका के ईरान पे मुश्किल आई हुई है अमेरिका की जानिब से, तो ये जो तवाज़ुन रखना है हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। हमने कुछ हद तक कोशिश की है, चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे ईरान हो, दोनों में तवाज़ुन रखें। लेकिन अमेरिका ने मिसाल के तौर पर अगर CPEC की बात करें तो बार बार उनका ये कहना है कि हमने शफाफियत ज़ाहिर करनी है CPEC के मुआहदों में। हम वो नहीं चाहते कि हम जो IMF से जो कर्ज़ ले रहे हैं वो CPEC से जो कर्ज़ लिए हैं उसको उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पे ज़ाहिर है वी विल हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। जब एलामिया जारी होते हैं, जब बातचीत होती है, ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वी विल हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अच्छा, अब ये जो बातें हैं कि
कोई सहूलत नहीं होगी और कड़ा एहतसाब होगा। एक तरफ हुकूमती मौक़िफ़ ही है, दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं, ख़ासतौर पर PMLN, उनको जलसे करने हैं, और साथ के साथ ना हम शर्मगोइयाँ ये भी सुन रहे हैं डील होगी, डील के लिए बातचीत हो रही है। तो दोनों तरफ से हार्श स्टेटमेंट्स आ रही हैं, दोनों अपनी अपनी बात पर बड़े जो है ना वो सख्ती के साथ में खड़े हुए हैं, अड़ गए। लेकिन फिर डील की बातों का होना भी, सख्त बयानात, एहतसाब की बात, और अगर कोई डील हो गई तो फिर आगे मामलात कैसे चलेंगे? फिर तो दोनों के बयानात उनकी अहमियत क्या रह जानी है? देखिए, इस वक्त तो ये साफ जाहिर है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तरफ इमरान खान है। 185 दफ़ा फिर वो कह चुके हैं अमेरिका जाकर के NRO नहीं देंगे। बार बार हम बहुत सुन चुके हैं, मान गए इससे यकीन है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम समझते कि NRO देंगे, पता है नहीं देंगे। लेकिन इससे मैं देखती हूँ कि फिर पाकिस्तान का एक तरफ से, ये मैं नहीं कह रही कि NRO दें, लेकिन दूसरी जानिब जब अपोजिशन भी जाहिर है फिर वो अपना एक सख्त मौक़िफ़ रखेगी, तो फिर इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान को भी नुकसान है। और किस तरह से नुकसान है? हम बात करें अमेरिका के दौरे की, हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका IMF पे असरअंदाज हो सकता है, FATF पे असरअंदाज हो सकता है। हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये दौरा? इसलिए क्योंकि हमें FATF की ब्लैक लिस्ट से हटना है, जिसके लिए हमें अमेरिका के असर रसूख की भी ज़रूरत है। और इसके लिए एक और बहुत अहम काम है जो शायद कम लोगों को याद होगा, लेकिन हमने कुछ कवानीन हैं वो मंजूर करवाने कौमी असम्बली में, जिसके लिए हमें नंबर्स चाहिए और उन नंबर्स के लिए अपोजिशन के साथ ताउन बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं कहती हूँ कि इतने ज़्यादा एक सख्त पोजीशन जो होती हैं, अपोजिशन का होना अच्छा है, NRO ना देना अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं मिलाप होना चाहिए, क्योंकि फिर आगे बढ़कर पाकिस्तान का नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ बातचीत अपोजिशन के साथ होनी ज़रूरी है। सही। और अंबर, बड़ा क्लियरली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कई बार ये भी तो कह चुके हैं, पैसे दें और बाहर चले जाएं। क्या मुश्किल है? पैसे दे दें, बाहर चले जाएं। देखिए, इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि जिस बिना पर जरदारी साहब का तो केस चल रहा है, जैसे आपने बताया, आज भी उनके मजीद जाली का केस है। दूसरी जानिब जो नाअहली हुई थी, जिसकी वजह से कन्विक्शन हुई थी नवाज शरीफ की, वो भी अलग अपनी जगह है। लेकिन अपनी सियासी जमातें भी चलानी हैं, और अगर हार मान जाएंगे तो फिर जाहिर है उनकी सियासी जमात की भी मुश्किलात का सामना होगा। फिर ये एतराफ़ भी होता है कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग की है, हालांकि जाहिर है उनका दावा है कि हमने नहीं की। तो इतना आसान तो नहीं है। दूसरी जानिब हमने अदालतों पे भी इन्हिसार करना है, अदालतों का एक प्रोसेस भी होता है, वो भी चलना होता है। इतनी आसान बात नहीं है कि आप पैसे दे दें और निकल जाए। प्री बार्गेन का जाहिर है ऑप्शन तो ज़रूर होता है, लेकिन वो ऑप्शन भी अंबर, वो ऑप्शन भी PM साहब तो नहीं दे सकते, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली वो प्ली बार्गेन वाला मामला भी अगर हम जिसका डिस्कशन भी हम करें, वो PM साहब कहते तो हैं, बट वो दे तो नहीं सकते प्ली बार्गेन, वो देख नहीं सकते इस मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने देखना है इसको, क्लियर है वहां से। यही मैं कह रही हूँ कि अदालतों का एक प्रोसेस भी तो है ना, वो उसको भी हमने देखना है। तो इतना, और जैसे मैंने कहा कि एक सियासी पहलू भी तो ना, सियासी पहलू को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। वजीर आजम के लिए भी ये सियासत कुछ हद तक है। बिल्कुल सही है अंबर, बेटों से दूर रह सकते हैं, बच्चों से दूर रह सकते हैं, और बच्चे बाप से दूर रह सकते हैं, लेकिन हाँ, सियासी जमात बहुत जरूरी है, ये रहनी चाहिए। ट्रू। अच्छा, बिल्कुल क्विकली ना एक जुमले में आपका जवाब चाहूंगी। आजकल ना सोशल मीडिया पर ये मीम्स बहुत मशहूर हो रहे हैं, टैक्स दे दो नहीं तो शब्बर आ जाएगा। ये बताएं कि वाकई टैक्स कलेक्शन ले जाएगी हमारी कंट्री को उस नहज पर कि हमको सम्राट मिलने लगेंगे, हमारी जिंदगी में सहूलत आ जाएगी। खान साहब ने कहा भी है 5-6 महीने की बात है अब तो, सिर्फ 5-6 महीने तो ऐसे नहीं लग रहा, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक इस हुकूमत की टैक्स कलेक्शन बहुत कमज़ोर रही है, और इस साल उससे कहीं ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना है। अब शब्बर जैदी साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सम्राट जहाँ तक आप बात करेंगे तो सम्राट तो फिलहाल मुझे नज़र नहीं आता कि 1-2 साल में हमें इसके मिलेंगे। बिना घबराए इंतजार करते हैं। हाल बुरा है। जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थी अंबर शाह, और बहुत क्लियरली वो ये कह रही थी
कि अभी फौरी तौर पर तो इस सिलसिले में कुछ हो नहीं सकता, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमको आगे बढ़ने के लिए सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जो अब लास्ट हमारा पॉइंट जिसने आप डिस्कस भी कर रही थी टैक्स कलेक्शन से मुतालिक, बड़ी एक दिलचस्प खबर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आवाम जाग गए। दिलचस्पी का पहलू इसमें यह है, और आपकी दिलचस्पी होनी भी चाहिए, कि व्हेनेवर यू गो फॉर अ शॉपिंग तो आप ज़रूर देखें कि वो जो रिसीट आपको मिल रही है उस पर टैक्स लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। क्योंकि एक शहरी ने देखा कि टैक्स नहीं लिखा हुआ तो उसने फिर रिएक्ट किया, उस दुकानदार के साथ रिएक्ट किया। क्या था मामला, आपके सामने रखते हैं। आपने मुझसे 17% सेल टैक्स लिया है, हाँ या ना में जवाब दे दें, बोले ना यार। सर इसके अंदर इंक्लूड नहीं, आपने लिया है मुझसे 17% लिया है आपने मुझसे लिया है। आपने मुझे लिख के नहीं दिया कि मैंने 17% सेल टैक्स लिया है। सर ये प्राइस ऊपर लिखी हुई है ना, प्राइस अलहदा, सूट की प्राइस अलहदा होती है, सेल टैक्स अलहदा होता है। सर सेल टैक्स इसके अंदर नहीं होता, कौन कहता है यार, अलहदा लिखा जाता है। सेल टैक्स आप अलहदा लिखा जाता है, कौन कहता है? बच्चों वाली बात कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हो? या 17% वापस करो, नहीं तो मुझे लिख के दो इसके ऊपर। लूट मार शुरू कर दिया है, थोड़ा सा काम शुरू हुआ, हर एक ने लूट मार शुरू कर दिया। रेट इतने प्राइस है तो फिर ये टैक्स एक्स्ट्रा डाला। गुस्सा ना करो मेरे भाई, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। कल सेल टैक्स की टीम आएगी फिर आपके पास, बाकी आपने भुगतना है। क्लियर बता रहा हूँ। FBR पैंट कोट पिछले साल के पड़े हैं आपके पास, और सब पे आपने जो सेल टैक्स ऊपर लगा दिया सारे लो। आपने गवर्नमेंट को देना है, कैसे देना है, कैसे हिसाब करके दो। इस सूट में कीमत में 17% ऐड किया, मुझे सिर्फ उस पर लिख दो, मैं चला जाता हूँ, कोई इतराज नहीं। आप नहीं लिख के दोगे तो कल को सेल टैक्स की टीम आ जाएगी, मैं लेके आऊंगा खुद। मैं रिटर्न कैसे लिख तो फिर मुझे 17% वापस करो, लिख के नहीं दे सकते, 17% वापस करो, मैं तो नहीं दूंगा। और आप ये भी नहीं कह सकते कि सूट ना खरीदो, ये मेरे हकूक है यहाँ के, ये जेल में रखना, वो महफूज होते हैं हर दुकान पे। तो सर हर एक के अपने अपने दो दुकान पे हकूक होते हैं कस्टमर के, ये जेल में रखना। के भी कुछ हकूक होते हैं। हमने कोई हाथोंपाई नहीं किया, आपको कोई गलत बयानी नहीं की, हम सिर्फ अपना राइट ले रहे हैं आपसे। तो वही मैं कह रहा हूँ, हम सिर्फ अपना राइट ले रहे हैं। 17% लिख के तो अपनी कंपनी को आपने फोन करना, मैंने नहीं। आप क्लेम करेंगे? नो, आपने करना है, इतना फर्क हम नहीं करेंगे, आपने करना है। इस वक्त आप हमें जवाब दें। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त बात है। छा गए, सीरियसली छा गए। हम ये करते हैं कि हम सिर्फ प्राइस टैग देखते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और ये जा वो जा। इन्होंने रसीद पढ़ी, अच्छी तरह से पढ़ी, और उसके बाद में इन्होंने सारे सवाल बहुत वैलिड उठाए। पिछले साल की खरीदारी के ऊपर इस साल की प्राइस भी ली जा रही है, और सेल्स टैक्स कितना लिया, कैसे लिया, ये भी नहीं बताया उन्होंने। ले रहे हैं लेकिन छुपा रहे हैं, लिख नहीं रहे। तो ये जागना है। यानी आप ये मत सोचें कि थोड़े कम पैसों में रहते हैं, नहीं, आप टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, तभी तो हम मुश्किल से निकलेंगे, जो खान साहब बार-बार कहते भी हैं। अच्छा, आज ये बताइए कि सूरज निकलेगा कि छुपेगा? मुझे क्या पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन पूछना तो पड़ेगा एक्सपर्ट से। तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। कल और आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और कश्मीर यहाँ पर होगी बारिश। लेकिन कराची, यहाँ का मौसम होगा कैसा, इस पर बात करते हैं। ज्वाइन किया है मेट्रोलॉजिस्ट जवाद मेमन साहब ने। जवाद साहब, थैंक यू सो वेरी मच अगेन। मंडे आप हमारे साथ मौजूद हैं। पूरा हफ्ता कैसा होगा, इससे पहले ये बता दें, कराची यहाँ पर मौसम कैसा है? कोई चुन्ना मुन्ना सा इम्कान है बारिश का? कोई बादल हम पर मेहरबान हो जाए, कोई पीला चूजा कराची वालों के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। कराची में ये हफ्ता किस तरीके से रहेगा, ये हम आपको ये बताते हैं कि फ़िलहाल जो है कराची में काफ़ी गर्मी है, काफ़ी चिपचिप टाइप मौसम है, क्योंकि समंदरी हवाएं जो हैं वो उस वक्त काफ़ी स्लो चल रही हैं। हाँ, इस हफ्ते ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल कोई तेज़ बारिश का तो इम्कान नहीं है, लेकिन कुछ एरियाज़ में जिस तरीके से पिछले 2-3 हफ्ते से होता आ रहा है कि रात के टाइम या सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बहुत है, हल्की फुल्की बहुत है। लेकिन एक गुड न्यूज़ है। यस, गुड न्यूज़ ये है कि ये हफ्ता आपने गर्मी बर्दाश्त करनी है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो है एक काफ़ी अच्छा बारिश का सिस्टम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो बे ऑफ बंगाल से यहाँ गुजरात और सिंध की तरफ ट्रैवल करेगा, और नेक्स्ट वीक से लेके 8 to 10 अगस्त तक कराची और सिंध के काफ़ी सारे एरियाज़ में बहुत अच्छी बारिश इंशाल्लाह एक्सपेक्ट है। बहुत सियासी हवाएं नहीं होगी कि घबराना नहीं है एक हफ्ता। अच्छा, नहीं, वैसे आप घबराने की बात कर रहे हैं ना, जैसे ही कराची में मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है, तेज़ हवाएं चलती है ना, लोग परेशान हो जाते हैं, वाकई घबराने लगते हैं। जवाद, हमें ये बताइएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ये हवाएं किसी तुग़यानी का सबब बन जाए?
नहीं, फ़िलहाल इस तरीके के तो ऐसे कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ये रवां हफ्ता जो है वो हवाएं तकरीबन स्लो ही चलेंगी और इतने ज़्यादा कोई तुगयानी के चांसेस नहीं हैं। अगले हफ्ते जब ये सिस्टम काफ़ी हद तक हमारे करीब आ चुका होगा तो फिर अगले हफ्ते इस बारे में मजीद देख के कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। फिलहाल ये ऑपोजिशन की तरह चल रही हैं। ठीक है, समझ गई मैं। तो ये बताएं सबसे अच्छा मौसम इस वक्त किस शहर का है, ताकि हम कोशिश करें वहाँ जाने के लिए। सबसे अच्छा मौसम अगर आपको चाहिए इस वक्त तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़, ऑफ कोर्स इस वक्त मानसून वहाँ पर पीक पर है, और पाकिस्तान के जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, पंजाब के जितने भी बड़े शहर हैं जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, पेशावर, इन सब एरियाज़ में इस हफ्ते भी इसी तरीके से मौसम रहेगा। 1 से 2 मौसलाधार बारिश के स्पेल्स भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड हैं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। मौसम की मौजूदा से मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे और साथ साथ आपने ये भी कहा घबराना नहीं है, 1 हफ्ते की बात है जनाब, अगले हफ्ते मौसम बड़ा अच्छा हो जाएगा कराची को, और ये बड़ी अच्छी बात है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी कहीं ना कहीं पर, जहाँ पर हो एंजॉय करें, मैं कहता हूँ लुट डालो। हाँ, बस अब यही करने को रह गया, क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक हर कोई यही कहता है घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। घबराने की बात है किरण, या तो ना सिर्फ पाकिस्तान का मौसम ऐसा हो, हाँ दीगर कंट्रीज में भी बहुत बुरा हाल है। अमेरिका और कनाडा को ही ले लीजिए, यहाँ पर गर्मी ने सबके पसीने छुड़वा दिए, बड़ा बुरा हाल हुआ, हीट वेव के बायस शदीद गर्मी पड़ी, और आइंदा हफ्ते तक ऐसे ही मौसम रहेगा ये कहा जा रहा है। अमरीकी माहिर मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की ये लहर अमरीका के बेशतर हिस्सों को मुतासर कर रही है और हफ्ते के अख्ताम तक ये इसमें मजीद इजाफा होगा, ऐसा भी है। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन और वस्त मगरबी खित्ते में हीट वेव के बायस 20 करोड़ लोगों के मुतासर होने का खदशा है, जबकि बाज़ मकामात पर पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा ऐसा लगता है। और इसी के सबब तो कनाडा के इलाके भी शदीद गर्मी की जद में हैं, यहाँ पर भी बहुत गर्मी है और लोग बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। और इससे पहले ये बाहर के मनाजिर दिखाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर कराची के मौसम की। कराची में लोग गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए क्या तोड़ निकालते हैं? अरे भाई, साहिल का रुख करते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन बेएहतियाती भी बरतते हैं और यही बेएहतियाती लोगों की जान ले लेती है। गुज़श्ता हफ्ते कई अफराद समुंदर की बेरहम लहरों का शिकार हुए। अलबत्ता साहिल पर सैकड़ों अफराद की हिफाजत के लिए लाइफ गार्ड्स भी सरगर्म होते हैं, मौजूद रहते हैं। तो डूबने के वाक़यात फिर भला क्यों हो रहे हैं? शुएब गए हॉक्स में और वहाँ जाकर उन्होंने इसी नुक्ते का जायज़ा लिया, इसी सूरत हाल का जायज़ा लिया। आप भी देखिए। गर्मी का मौसम है और कराची वालों के लिए सबसे आसान तफरी होती है समंदर, और जब समंदर आते हैं तो कोई एहतियाती तदाबीर हम अपनाते नहीं हैं और इसीलिए रोज़ाना खबरें आती हैं हादसात से मुताल्लिक। इस वक्त हम मौजूद हैं सैंड स्पिट पर, और ये स्पॉट जिसे हम कह सकते हैं कातिल स्पॉट, ये बहुत से स्पॉट्स ऐसे होते हैं जो कातिल स्पॉट्स होते हैं। मोहम्मद अनवर साहब सीनियर लाइफ गार्ड हैं, पेट्रोल कैप्टन है, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। अच्छा अनवर साहब, आप कई सालों से बतौर लाइफ गार्ड यहाँ पर हैं, कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको लगता है कि हम नहीं अपना रहे? जब हम समंदर पर आते हैं और हम कोई एहतियात नहीं अपनाते, इसीलिए हादसा हो जाते हैं। मेन चीज़ है लोगों में अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं होती समंदर के बारे में कि समंदर होती क्या चीज़ है, ये लोगों को क्यों डुबाता है, यहाँ पे रेप करंट होते हैं या नहीं होते, उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। क्योंकि अगर इन चीज़ के बारे में इनको पता हो तो ये शायद पानी में ना जाए, खासतौर पर मई से लेकर सितंबर तक। थोड़ा सा मैं चाहूँगा हम देखें भी मेरे बैकग्राउंड में, क्योंकि हम जब इस स्पॉट की बात करें, सैंड स्पिट की बात करें, तो इस वक्त भी बहुत से लोग, बहुत से मैं कहूँगा मंचले यहाँ पर नहा रहे हैं और लाइफ गार्ड्स कंटिन्यूसली उन्हें रोक रहे हैं, आगे जाने से मना करते हैं। और कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर नोकीले पत्थर भी हैं कि अगर वहाँ पर एक तेज़ लहर आएगी और वो ज़ोर से आके उस चट्टान से टकराएंगे या पत्थरों से टकराएंगे तो उनको चोट लग सकती है। जाने ले लेती है, तो थोड़ा सा एहतियात करना है और ये इन्हें खुद करनी है। तो जो बातें हम यहाँ से सीख रहे हैं वो ये है कि अगर फैमिली आती है तो ये मत सोचें कि आपने कहीं अलग बैठना है जाके प्राइवेसी में, आप वहाँ बैठे जहाँ पे लोग हैं। तो पहली बात तो ये है कि अलग जगह का इंतखाब ना करें, और दूसरी बात ये है कि जब लाइफ गार्ड्स हों, जिस तरह अनवर साहब ने बताया कि 9:45 बजे लाइफ गार्ड्स आते हैं, तो आप कोशिश करें वो अर्ली मॉर्निंग का जो आपने एन्जॉयमेंट लेनी है वो पानी में जाके मत लें, आएँ बैठें साइड पे एंजॉय करें, हवा को एंजॉय करें। वैसे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहाने का मौसम कतन नहीं है।
एडमिनिस्ट्रेशन से आसिफ साहब के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? अच्छा मुझे बताएं, सैंड्स पिट से लेके हॉक्स पे तक मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं जहाँ पर फैमिलीज आ रही हैं, शहर भर से लोग आ रहे हैं, समटाइम्स बाहर से भी लोग आते हैं, क्योंकि जो भी कराची आएगा उसका पहली ख्वाहिश था मैं समंदर में जाऊँ। कितने लाइफ गार्ड्स आपके डिप्लॉय हुए हैं यहाँ पर? यहाँ तकरीबन हमारे 100 से 150 के दरमियान लाइफ गार्ड हैं, जो पूरे मनोड़ा बीच से लेकर सनस्पिट से लेकर जो है मछली चुरंगी तक हैं, जो हमारे लाइफ गार्ड यहाँ पर पेट्रोलिंग भी अभी कर रहे हैं। जो खतरनाक जगह होगी वो आपको वहाँ जाने से बिल्कुल मना करेगा। थैंक यू सो मच। आप साथ मौजूद थे, मैं चाहूँगा मैं तो थोड़ा सा अगर हम आगे आ जाएँ, क्योंकि जिस स्पॉट पर अभी हम मौजूद हैं ऐसे कई स्पॉट्स हैं, तो इन स्पॉट्स पे आने से पहले ये ज़रूर सोचिए, ज़रूर देखिए कि जहाँ पर लाइफ गार्ड मना कर रहे हैं वहाँ पर नहीं जाना। और स्पेसिफिकली ये पॉइंट जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, कि हम रोज़ाना देखते हैं हादसा किसी भी स्पॉट पर यूँ तो हो सकते हैं, लेकिन जिन स्पॉट्स पर मना किया जाता है कि किसी वक्त भी तेज़ लहर यहाँ पर आ सकती है, जब आप यहाँ पर बैठे हों, बच्चों के साथ बैठे हों और खुदा न खास्ता कोई हादसा रोने मतलब बाद में पछताना है क्या फ़ायदा। अक्सर ये कहते हैं हादसा किस्मत में नहीं लिखा होता, ये जो हादसा होता है ये लापरवाही से होता है, आपकी गफलत से होता है। तो जब एंजॉय करने आना है तो एंजॉय करें, मौसम को एंजॉय करें। लापरवाही से जान गंवाने के बाद अगर पछताना है, फैमिली ने पछताना है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। समंदर है कराची वालों के पास, बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसका दुरुस्त इस्तेमाल इसी तरीके से करना है कि सिर्फ एंजॉय करने के लिए आएँ, अपनी जान को गंवाने के लिए कतन। बढ़ते हैं आगे, एक अहम बढ़ना पड़ेगा। ये वाकई आप अच्छी तरह से इसके ऊपर ना जायजा इसका लेकर आए शुएब, लेकिन ठीक है अब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं बताती हूँ। आगे बढ़े, ठीक है, आपकी हॉक्स से लेकर जाएं मुझे कहीं ग्रीन एरिया किसी पहाड़ में लेकर जाएं, तो उसी की बात करने जा रही थी मैं भाई। ये आज वाकई माइंड पड़ रहा है मेरा जबरदस्त। मुझे इनाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। कुदरती हुस्न से मालामाल वादियों को माहौलियाती आलूदगी से बचाना है, तो फिर क्या करना है जी? सफाई को यकीनी बनाना है। इसीलिए तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अहम इक़दाम किया। सयाहती मकामात पर सफाई की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए नदिया गली में गंदगी फैलाने पर सरकारी रेस्ट हाउसेस और अस्पतालों पर जुर्माना किया गया है। गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान वापटा CW अस्पताल को 10,000, सिविल अस्पताल को 20,000, महकमा जंगली हयात को 15,000 और स्पीकर हाउस को भी 10,000 रुपए जुर्माना इन पर आयद किया गया। और सरकारी रेस्ट हाउसेस की बात करें तो 1,90,000 रुपए जुर्माना। और रेस्ट हाउसेस और अस्पताल इंतजामिया सिर्फ जुर्मानों की जद में नहीं आई, बल्कि जो वहाँ पर सैर तफरी की गर्ज से आए, अगर उन्होंने भी गंदगी फैलाई तो उन्होंने भी जुर्माना भुगता। और सयाहों से मुतालिक जो फिगर है वो है तकरीबन 25,000, ये उन्हें अभी तक पे करना पड़ा है। और ये आगाही मुहिम भी साथ साथ है, लेकिन साथ साथ जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। रज़ा अली हबीब साहब DG गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया, समा का वक्त दिया है। सर, ये आगाही मुहिम भी है और साथ साथ जुर्माना मुहिम कब से जारी है? और कुछ फिगर्स हमने शेयर किए हैं, मैं चाह रहा हूँ कुछ फिगर्स आप भी शेयर करें। जुर्माने की मद में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है? थैंक यू सो मच जी। बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन थी जो कि हमने 1 जुलाई से हमने स्टार्ट की है। इससे पहले हमने लोगों को फ्री डस्टबिन, वहाँ के इलाके के लोगों को, होटल्स को, रेजिडेंट्स को फ्री डस्टबिन प्रोवाइड करने के बाद इस पूरे इलाके को हमने सफाई कराई। गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऑर्डर्स थे कि किसी के साथ भी रियायत नहीं बरती जाए, चूँकि कैंपेन हमने फुली लॉन्च किया था। तो 1 जुलाई से लेके ये 21 जुलाई तक ये जुर्माने की कैंपेन स्टार्ट हुई है, जिसमें अभी तक फिगर्स हमारे पास 4,28,000 रुपए के जुर्माने हो चुके हैं, जिसमें लोकल टूरिस्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रेजिडेंट्स और साथ साथ जो उनको हम जुर्माना करते हैं उनको हम एक फ्री ब्राउचर भी देते हैं गलियात के मुतालिक कि वहाँ की डेस्टिनेशन तो क्या आपने करना है, किन चीज़ों से आपने बचना है, ताकि उनको एक आगाही के सिलसिले में ये चीज़ हम फ्री प्रोवाइड भी कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने आगाही से मुतालिक भी बता दिया रज़ा साहब, और इससे पहले जुर्मानों से मुतालिक भी आप बता रहे हैं। मुझे ये भी बताएं कि जो रकम से हासिल हो रही है वो भी डेफिनेटली वहीं पर लगाई जा रही है उन सियाती मकामात की बेहतरी के लिए। ये हमारे पास तो जो भी इस मद में हम बेसिकली पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, एक तो हम अपने सैनिटेशन स्टाफ को भी उनकी इकदाम को बेसिकली उनको भी अप्रिशिएट करने के लिए हम उनको भी ऑनरियम दे रहे हैं। साथ साथ हमारा मेन मकसद ये है कि अभी तक हमने 258 फ्री डस्टबिन प्रोवाइड किए और उसके अलावा भी हम देना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ जुर्माने के अंदर नहीं है, बल्कि हमने ये भी काम स्टार्ट किया कि जो लोग, जो रेजिडेंट्स, होटल, सोसाइटी वाले अगर अपने इलाके को साफ रखते हैं तो हमारा एक कंजर्वेंसी चार्ज सफाई की मद में हम मंथली लेते हैं, हम उनको माफ कर देंगे। वो
ओके, और जिस तरह इससे पहले ये भी आप सवाल भी कीजिएगा शोएब, और सर ये भी बता दीजिएगा रज़ा साहब साथ में हमें बिल्कुल आम आदमी को समझा दीजिएगा कि ये जितनी भी कलेक्शन हो रही है ये कहाँ पर सर्व की जाएगी, जितने भी जुर्मानों की रकूम इकट्ठा हो रही है ये ज़रूर बता दीजिएगा। ये उसी जिस पर्पस के लिए बेसिकली हम कर रहे हैं उसी पर्पस पे ही हम उनको सर्व करेंगे। हमने बस पहले बताया कि हम डस्टबिन के साथ साथ वहाँ के लोगों को जो अच्छा इकदाम कर रहे हैं, जो बेसिकली जो सफाई का ख्याल कर रहे हैं, हम उनको एज अ बोनस और उनसे जो एक टैक्स लेते हैं सफाई की मद में उनकी एग्जेम्पशन भी करेंगे, उनको फ्री डस्टबिन भी प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को। सही, फ्री डस्टबिन भी प्रोवाइड की जा रही हैं और इससे मुतालिक आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और वाकई ये आगाही मुहिम भी है, साथ भी ज़ाहिर है इसलिए पेनल्टीज भी इसीलिए हैं ताकि लोग फॉलो करें। वो ज़ाहिर है जो बताया जा रहा है वहाँ पर ये पूरे मुल्क के लिए है। अब जब हम कहते हैं घर साफ रखना है, हम कहते हैं गिरदोनवा भी साफ रखें, जहाँ जा रहे हैं वहाँ की सफाई का भी ख्याल हमने खुद रखना है, स्पेसिफिकली जो सियाती मकाम है। एनीवेज बढ़ते हैं आगे और ज़रा म्यूज़िक की बात करते हैं। म्यूज़िक जिसे कहते हैं रूह की ग़ज़ा, और जदीद तहकीक ने भी ऐसा ही कुछ कहा है कि इससे जो फ़ायदे हैं वो फिज़िकल फ़ायदे भी हैं और जहनी फ़ायदे भी हैं। ये जो गाना गुनगुनाना है, मौसीकी है, ये सांस की शिकायत करने वाले अफराद के फेफड़े बेहतर बनाती है और याददाश्त की कमज़ोरी की बीमारी यानी कि डिमेंशिया, इसकी अलामतों से निपटने में भी ये मदद देती है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में रिसर्च की गई और रिसर्च के ही मुताबिक गाना गाने के जो नफ्सियाती, जिस्मानी और इंसानी रवैये ना, इस पर असरात पड़ते हैं और सेहतमंद असरात ये माने जाते हैं। बरतानिया की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की प्रोफेसर ने कहा कि गाना गाने से इंसानी जिस्म पर सेहतमंद असरात मुरतब होते हैं और इससे आसाबी दबाव पैदा करने वाले हार्मोन्स कम हो जाते हैं। हम इससे ऐसे हार्मोन्स में कमी देख रहे हैं जिनसे मूड में तब्दीली पैदा होती है, जो मूड स्विंग्स होते हैं, मायूसी होती है, ये दूर होती रहती है। तो तमाम अम्मियाँ सुन लें, जब बच्चे गाना गा रहे होते हैं आप ये मत कहा करें इस तरह अपना सबक भी याद करो ना ज़रा। गागा के मैं तो करती थी, मुझे याद हो जाता था। हाँ, तो वो गाना गाओ तो कहते हैं गाना याद है, सबक याद नहीं है तुम्हें। एनीवेज बढ़ते हैं आगे और इससे पहले हम बात करते हैं सफाई से मुताल्लिक, और ज़ाहिर है जब हम सफाई से मुताल्लिक बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा एलिमेंट क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट। और एक तरफ पूरे मुल्क बल्कि दुनिया भर में प्लास्टिक वेस्ट से मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही है और अवेयरनेस कैंपेन्स है, लेकिन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरपोर्ट्स पर जो प्लास्टिक रैपिंग का फैसला किया था, वो जो नोटिफिकेशन जारी किया था, विड्रॉ कर लिया गया है। और क्योंकि बहुत तनकीद हुई सोशल मीडिया पर और चैनल्स ने भी इस पर बहुत आवाज़ उठाई थी और ये हुक्मनामा इस्लामाबाद के अलावा तमाम एयरपोर्ट्स को जारी कर दिया गया है। तो ये भी कहा जा रहा था कि अगर हाँ सारे मुसाफिर जो है ना वो अपने सामान को रैप ही करवाते रहेंगे तो भैया फिर आगे होगा क्या, सफ़र पर रवाना होंगे कब। कोशिश करेंगे इस सिलसिले में अपने नुमाइंदे से भी बात कर सके। हुक्मनामा वापस लिया गया है। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ है नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने पूरी खबर बता दी है, हम आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और अहम मामला, मारूफ अदाकार मोहसिन अब्बास, उनकी अहलिया ने सोशल मीडिया पर अपने शौहर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था और उन्होंने कहा था कि शौहर का किसी खातून से अफेयर है। लेकिन इन इल्ज़ामात से मुतालिक किरण मोहसिन अब्बास ने जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे के सारे इल्ज़ामात जो थे वो उन्होंने रद्द कर दिए और साथ के साथ उन्होंने अपनी बेगम को चैलेंज भी किया कि अगर वो सच्ची है तो वो मीडिया के सामने आए और जो कानूनी कार्रवाई है उसको तरीके से करें। तो दोनों तरफ की बात हम आपके सामने रखते हैं। गुलकार मोहसिन अब्बास की अहलिया का अपने शौहर पर तशद्दुद का इल्जाम, सोशल मीडिया पर तस्वीर जारी कर दी। फातिमा सुहेल ने समा से गुफ्तगू में दावा किया कि शौहर का किसी और से अफेयर है। 3rd मंथ प्रेग्नेंट थी जब मुझे पता चला कि मेरे शौहर का अफेयर चल रहा है, तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, मेरे सर दीवार में मारा, मेरे बाल खींचे, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे, मुझे धक्का देके गिराया। वो आदमी जानता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मोहसिन अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद कर दी। वो जो तस्वीर हैं वो इनके सीढ़ियों से फिसल जाने के निशानात हैं जो इन्होंने ली थी और मुझे दिखाने के लिए ली थी। आई वाज़न्ट होम। वो उन्होंने तस्वीर शेयर करके उसको आज के वाक़े से जोड़ दिया। मोहसिन अब्बास ने फातिमा सुहेल को झूठी खातून भी करार दिया। वो इतनी सच्ची हैं, इसी प्रेस क्लब में मैं दावत देता हूँ, आप अपने कोई अभी के आके मेडिकल रिपोर्ट दे दें थाने को, पुलिस को दे दें, पुलिस के बुलाने पर चली ही जाएं। आप वहाँ पर, मैं अभी थाने से होकर आ रहा हूँ, मैं वहाँ पर अपना बयान रिकॉर्ड करवा कर आ रहा हूँ, आपको पुलिस वाले बुला रहे हैं, आप नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं उनका नंबर ही ऑफ जा रहा है।
मियां बीवी घरेलू झगड़े को मीडिया और थाने कचहरी तक ले आए हैं। मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेते हैं ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। स्कॉटलैंड से खबर है जहां साहिल पर तातीलात मनाने वाले खानदान को एक ऐसी बोतल मिली है जिसके अंदर 21 साल कबल लिखा हुआ एक तहरीरी नोट मौजूद है। वैसे ये मेरा क्वेश्चन है किरण, ये ऑथेंटिसिटी कैसे है? ये 21 ईयर्स पहले लिखा गया था। भाई आपका सवाल, इसका इंशाल्लाह ताला जवाब जरूर मिलेगा। मैं आगे की खबर बता देती हूँ। खानदान को साहिल पर मिलने वाली बोतल पर लिखा था, क्या लिखा था जी? अंदर पैगाम है, पढ़ें। जब अहले खाना ने बोतल खोली तो इसमें एक सफ़े पर लिखा हुआ था, मेरा नाम मैट रोड्स है और मुझे इसका जवाब इसी पर लिखकर समुद्र में फेंक दीजिए। अहले खाना ने इस दिलचस्प वाक़े को सोशल मीडिया पर शेयर किया। ट्विटर पर उन्हें वो शख्स मिल भी गया जिसने पैगाम रसा बोतल समुद्र में फेंकी थी। उसने बताया कि ये बोतल 1998 यानी 20 साल पहले वेल्स के समुद्र में फेंकी गई थी। यानी इस बोतल ने 20 बरसों में 2883 मील का सफ़र डोल डोल के तय किया, डूब डूब के नहीं, और स्कॉटलैंड यार्ड के साहिल तक पहुंची। पाकिस्तान में स्कॉटलैंड यार्ड दूसरे हवालों से भी याद किया जाता है, मैं याद दिलाता हूँ। वैसे समुद्र की सर्विस ताखीर का बायस सही, लेकिन अच्छी पोस्टल सर्विस साबित हुई। अच्छी पोस्टल सर्विस। किरण, 5G का जमाना है, टेक्नोलॉजी का दौर है, बोतल आप फेंक रहे हैं, किसी के साल बाद में कह रहे हैं आप मुझे जवाब दें। व्हाट्स गोइंग ऑन? भाई मुझे तो आज भी खत अच्छे लगते हैं टेक्नोलॉजी का दौर से ही, लेकिन कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी का दौर है, उसी की हम बात करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के इंजीनियर्स में भटकती हुई जाने कहां नहीं, मैं वापस आपको बता रहा हूं, भटकने नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी आपको भटकने नहीं देगी। और कैलिफोर्निया के इंजीनियर्स ने 5G से आगे के नाम से एक ऐसी चिप इजाद कर ली है जो 115 गीगाहर्ट्ज या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर काम करते हुए 36 गीगाबाइट्स फी सेकंड की रफ्तार से डाटा वसूल और नशर कर सकती है। तो इस बिना पर बाज माहिरीन इसे 6G की जानिब पहला कदम करार दे रहे हैं। जी हाँ जी, 6G। और आप अभी तक बैठी हुई थी, बोतल और 21 साल पुराना पता नहीं खत और क्या पोस्टल सर्विस। नहीं, मैं अभी भी वहीं पर हूँ, कोई बात नहीं। आप 5G 6G इसकी बात करें। 6G। अच्छा भाई, ये इस खबर के बारे में तो आप हमको बता रहे हैं ना कि भाई ये किस तरह से ऑपरेट हो सकती है और डाटा ट्रांसफर किस तरह से हो सकता है। ज्यादा रफ्तार 6 गीगाबाइट्स फी सेकंड हो सकती है, ये भी है जनाब इसमें। 5G से आगे वाली चिप इससे भी 6 गुना ज्यादा रफ्तार पर डाटा ट्रांसफर की सलाहियत रखती है और ये अपना काम चाप करने वाली चिप भी साबित हो सकती है। इतना डाटा करना क्या है? चलिए जी, अब जरा बढ़ते हैं आगे आज के एक अहम मौजू की जानिब। बरतानिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने कारनामा सर अंजाम दिया है। वर्ल्ड मेमोरी स्पोर्ट्स काउंसिल इसके ज़ेरे एहतमाम यूके ओपन चैंपियनशिप 2019 अपने नाम की। कोई तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। लंदन में मुनाकिद इस इवेंट में तालीमी, मालूमाती और जहानत पर मबनी मुनफरद मुकाबले हुए जो स्पीड रीडिंग, माइंड मैपिंग और मेमोरी डेवलपमेंट पर मुश्तमिल थे। इन मुकाबलों में पाकिस्तानी टीम ने मजमूई तौर पर 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी हासिल किया। तो बात करेंगे, हमें उन पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन भी किया है और ट्रेनर ने भी ज्वाइन किया है। वी हैव किस्सा ज़हरा एंड नबील हसन एज पार्टिसिपेंट्स एंड सनिया आलम जो कि उनकी कोच भी रही हैं और आप एज जज भी वहाँ पर थी। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त। सानिया, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, इस इवेंट से मुतालिक बताइए कौन कौन सी कैटेगरीज थी, किस किस मुल्क से पार्टिसिपेंट्स आए थे? ओके, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट, उसकी तरफ से हमारी पूरी टीम गई थी और ये लंदन में यूके ओपन चैंपियनशिप थी जिसमें 3 कॉम्पिटिशंस थे जो ओवर 2 days हुए। नंबर 1 वाज स्पीड रीडिंग चैंपियनशिप, नंबर 2 वाज माइंड मैपिंग चैंपियनशिप। स्पीड रीडिंग बस तेज पढ़ना है? यस। जैसे मैं तेज बोलता हूँ मैं आपको बताऊंगी कितना तेज पढ़ना होता है। ये मैं तेज नहीं पढ़ता। अच्छा। और तीसरा था मेमोरी चैंपियनशिप। सो 3 चैंपियनशिप्स थी जिसमें टोटल ऑफ 13 डिफरेंट कंट्रीज के कंपीटिटर्स ने कम्पीट किया था और पाकिस्तान ने हाईएस्ट मेडल्स हासिल किए थे। वाओ, हाईएस्ट मेडल्स में 2 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमें अपने कारनामे के बारे में बताइए ना प्लीज। कि नबील, आपने तो गोल्ड मेडल जी, इन्होंने स्पीड रीडिंग में, किसा ने स्पीड रीडिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था और उन्होंने मेमोरी में जूनियर कैटेगरी में। ओके, तो पहले स्पीड या मेमोरी? पहले मेमोरी। स्पीड के साथ मेमोरी की तरफ चलते हैं। तो कैटेगरी आपकी थी जूनियर कैटेगरी। जूनियर कैटेगरी कब से तैयारी की थी और ये तैयारी क्या इतनी आसान थी? कैसे की थी? हमने इसी साल तैयारी शुरू की थी, जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर द चैंपियनशिप, और हमें
डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस और उनकी टेक्निक सिखाई थी IHMD ने, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट। तो उन्होंने टेक्निक सिखाई थी, उसको प्रैक्टिस करके तो फिर हमने एबिलिटी हासिल की। कैसे, मतलब जैसे हम जेम्स बॉन्ड मूवी में देखते हैं, उनका इम्तिहान होता है, फ्रिज में तुमने क्या क्या देखा, दरवाजा खुलते ही तुमने क्या देखा, चेंबर कहाँ था, गन कहाँ थी, फुटबॉल कहाँ थी, सॉक्स कहाँ पड़े थे। वो तो बहुत ही बेसिक है, वो बहुत ही बेसिक है। वो मुझे बताए ना, आप थोड़ा सा बता नहीं सकते प्लीज? जी, इधर मेमोरी में आपको डेक ऑफ कार्ड्स दिए जाते हैं मेमोराइज करने में। 10 डिसिप्लिन्स होते हैं ना? मैनी डिसिप्लिन्स होते हैं, उसके अंदर आपको नंबर्स मेमोराइज करने होते हैं, बाइनरी डिजिट्स मेमोराइज करने होते हैं। तो ऐसे 10 डिसिप्लिन्स होते हैं, उनका एंड जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं वो लार्ज नंबर्स होते हैं, लार्ज डेट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस, सो टोटल ऑफ 10 डिसिप्लिन्स। मतलब इनके ऊपर वो मिसरा फॉल नहीं करता, मैं चेहरे याद रखता हूँ, नाम भूल जाता हूँ। आप सब याद रखते हैं? सब याद रखते हैं। तो स्पीड रीडिंग इस कैटेगरी में आपने मेडल हासिल किया। ये स्पीड रीडिंग क्या है? बहुत तेज पढ़ना होता है? यस, एक्सट्रीमली फास्ट। होता क्या है आम हालात में, एक बच्चा जो है एक बुक को 365 डेज में ख़त्म करता है और उसका एनुअल एग्जाम होता है, राइट? पकड़ सकते हैं। ओके, आप बातें कीजिए। एनुअल बुक और एनुअली एग्जाम देता है, राइट? एंड देन सिमिलरली जो इस चैम्पियनशिप में हुआ था कि हमें एक बुक दी गई थी, कुछ भी रैंडम, नथिंग, अनपब्लिश्ड बुक थी। कोई मतलब शायद नहीं होना चाहिए कि पहले पढ़ी होगी। तो अनपब्लिश्ड बुक दी थी एंड देन उसके बारे में हमें 2 घंटे दिए थे और 2 घंटे के अंदर अंदर हमें पढ़ना होता है। वापस करें, 2 घंटे नहीं दे सकते। और उसको फिर क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड देन ऑथर भी मौजूद होता है वहाँ पे उसके क्वेश्चंस चेक करने के लिए। तो हम रेशियो देख रहे हैं कि सिर्फ ऐसे ही नहीं, नहीं, क्या बोले कि मैंने ये किताब पढ़ ली। स्पीड रीड भी करना होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मेमोराइज भी करनी होती है। और अनपब्लिश्ड है यानी आपने पहले पढ़ी थी? एग्जैक्टली, यस। और इस सब के लिए था। कितने पार्टिसिपेंट्स टोटल थे? ओवर 13 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इस पूरे कंपीटिशन में। और पाकिस्तान ने पहली बार, लड़कियां ज्यादा याद रखती हैं। पाकिस्तान ने पहली बार कंपीट किया था। मैं लड़की की बात करूंगी। हम 3 खवातीन। यस, तो अगर हम रेशियो देखें कि एक बुक जो बंदा 365 डेज में कंप्लीट करता है, वो स्पीड रीडिंग की टेक्निक से हम विद इन फ्यू आवर्स में करके और हम उसका एग्जाम दे सकते हैं विद दीज टेक्निक्स। अच्छा, ये ना अगर आप वैसे तो ना लोग ना अपनी चीज़ें छुपा लेते हैं अपने कार्ड छुपा लेते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स जो बच्चे देख रहे हैं, देखिए ये काबिलियत है कि आप सिर्फ रट नहीं रहे, आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसे याद रखते हैं और वो आगे चलता है। थोड़े से टिप्स अगर आप स्टूडेंट्स को दे सकें तो, देना चाहें तो। बेसिकली व्हाट आई वुड से इज के जो हमारा इंस्टीट्यूट करवाता है उसमें रट्टा, जैसे आपने मेंशन किया, रट्टा तो हम बिल्कुल भी नहीं रेकमेंड करते, बिकॉज दैट्स नॉट द वे ह्यूमन ब्रेन लर्न्स। अगर बच्चे को, स्टूडेंट को, प्रोफेशनल को ये सिखा दिया जाए कि सीखना कैसे है, तो देन एनी टाइप ऑफ लर्निंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी ईजी। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक वो सैम्पल भी लाई, कैन यू हैंड मी दैट प्लीज? तो जैसे माइंड मैपिंग चैम्पियनशिप हुई थी, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक माइंड मैप है, ये यहाँ की 23 पेजेस की इन्फॉर्मेशन समराइज हो गई है इसमें, एक पेज पे। ओके, यस। तो स्टूडेंट्स जब ऐसा कर लेते हैं तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज यू गॉट 23 पेजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दैट वन सिंगल पेज। और ये बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग वे में होता है ये सब कुछ। अच्छा, वो दूसरा क्या है? इट्स डिफरेंट टॉपिक। ये ओ लेवल के एग्जाम में इकोनॉमिक्स का माइंड मैप था और ये ओ लेवल के एग्जाम में ज्योग्राफी का। यानी एग्जाम की तैयारी इस तरीके से होती है? ये सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं एंड दे हैव aced their grades so far. Yes. जबरदस्त। So it's just about learning how to learn. And हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो यही सिखाता है through 7 different courses. फिर भी हम ना एक डेमोन्स्ट्रेशन चाह रहे थे, अगर तेज से पढ़ के हमें कुछ सुनाया जाए। और सिर्फ तेज पढ़ना होगा, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। कोई सवाल नहीं, कहीं चले एक खबर। नहीं, अच्छा देखिए, तेज रीड करना वो तो मेंटली होता है। You want her to read हो सकेगा out loud? Yes, allowed. क्योंकि इनके जो स्पीड रीडिंग की है वो वर्ड्स मैच नहीं कर सकते। इट्स फास्टर ऑब्वियसली। नहीं, समझाएं फिर इस बात को थोड़ा सा, देखने वालों को समझाइए ये वाली बात आप प्लीज। वो इसलिए कि आपने बोला जैसे अभी पढ़ के दिखाएं या सुनाएं, वो इतना तेज होगा हम समझ नहीं पाएंगे। वो जो इनकी स्पीड रीडिंग की है दिमाग में, इतना तेज इंसान बोल नहीं सकता। ओके, तो अगर कोई ये सोच रहा था कि ये टाटा 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 करके बोलते हुए देंगे, वो नहीं है भैया, समझो यहाँ पे thousands of words आप per minute पढ़ रहे हैं। Exactly. That's why आप 2 घंटे में, जैसे कंपटीशन में था तो 2 घंटे में इन्होंने 207 पेजेस की वो किताब थी जिन्होंने 2 घंटे। आप किताब यूं पढ़ती हैं फिर?
वो जैसे मूवीज में बायोनिक सेक्स वगैरह सिखा रहे हैं। आप तो इसका ना मैं कह रहा हूं फोटोकॉपी करते जा रहे हैं। अच्छा, स्कैन होते जा रही है। थोड़ी सी हमें अपने रूटीन्स के बारे में बताइएगा, कितना वक्त देते हैं आप लोग स्टडी को, उसके अलावा आपके एक्टिविटीज क्या रहते हैं? बेसिकली एज अ स्टूडेंट हम सिंस हमारी सुपर लर्निंग टेक्निक्स की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, बिकॉज हमें जैसे 5 साल की पढ़ाई मैंने 1.5 years में कंप्लीट कर ली थी, तो इन दैट ये गौर से सुने 5 साल की पढ़ाई कितने कम टाइम में इन्होंने कवर किया। वेरी नाइस ना, टाइम बच रहा है। yes, जब टाइम बचता है तो हमें टाइम मिलता है कंपटीशन की तैयारी करने में। हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, इन द सेंस कि एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करते हैं, तो साइमल्टेनियसली हम दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी फोकस कर पाते हैं। और ये जो ट्विटर है, तो फेसबुक है और ये इंस्टाग्राम है, लोग अपने वक्त का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके ऊपर। नहीं, आपको नहीं अच्छे लगते वो वाले वो फिल्टर्स, वो पपी बनना, रबड़ बनना? They actually don't even have any social media accounts. We don't. They don't even watch TV. Brilliant. Wow. तभी A grades आते हैं भाई, इतनी आसानी से नहीं आते। यानी कि जो भी तैयारी कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी एग्जाम की, तो उसको ये स्किल्स सीखने चाहिए ताकि वो जो A grade ही ले। हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट है वो सुपर लर्निंग सिखाता है थ्रू 7 courses. So let me just define the term सुपर लर्निंग क्या होता है. So super learning is being able to read, learn, process and memorize large amount of information in a short amount of time. So एक सुपर लर्नर जो है वो डेज एंड मंथ्स में अकॉम्प्लिश कर सकता है जो एवरेज पर्सन सालों लेके अकॉम्प्लिश करता है। लेकिन इसके लिए आपके पास आना पड़ेगा। बिल्कुल। एक स्टूडेंट तो जाए, लेकिन मुझे बताएं एक बिल्कुल जो स्टूडेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल हम है या किसी और शोबे से ताल्लुक रखता है, वो अगर सुपर लर्निंग का कोर्स ले, क्या फायदा होगा उसको? और उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए? अच्छा, बेसिकली इतना याद करना है कि धनिया लानी है, पुदीना लाना है, प्याज, टमाटर, आलू। So basically what we are getting at is information मैनेज करनी है, राइट? चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, तो इन्फॉर्मेशन मैनेज करने का, मेमोराइज करने का, सीखने का, पढ़ने का, जो कि प्रोफेशनल को भी नीड होती है और स्टूडेंट को भी, वो हम सिखाते हैं। सो हम 7 साल की उम्र से लेते हैं एंड ऑनवर्ड्स एनी एज। ओके, और ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का है? ओके, सो जैसे इन्होंने स्पीड रीडिंग की बात की, दैट्स अ 30 hours का कोर्स। ओके, 10 sessions, 3 hours each। ओके, और अगर उसके बाद भी, और अगर कोई नहीं सीख पा रहा, उसके अपने प्रोग्रेस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है कि उसका अपना इंटरेस्ट क्या था, है ना? नहीं, जाहिर बात है इंटरेस्ट अफेक्ट करता है, लेकिन हम अपनी तरफ से सिखा के भेजते हैं। वाओ, exactly. ये जो आपने बात की है ना, हम अपनी तरफ से सिखा के भेजते हैं, ये सब करते हैं। शुक्रिया। लेकिन आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास आप आएंगे, सीख के जाएंगे। ओके, बाकी फिर आप प्रैक्टिस करके मजीद मेरा ख्याल में आज ही जाना चाहिए, लेकिन आज वो कोर्स ऑफर नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करें। कैसे क्या बैच होता है आपके पास जो आ रहा होता है, और कितना फ्रीक्वेंट आ रहा होता है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं? बेसिकली इस वक्त भी कोर्सेज सारे चल रहे हैं, और सो वी सिलेक्ट, जो ही कोर्स खत्म होता है 30 hours का, यानी 10 sessions, 5 weeks का कोर्स होता है, उसके बाद हम न्यू नॉर्मल्स ले लेते हैं। ओके, और ये दो तो हमारे पास आए थे, और भी तो लोगों ने जीता है। बिल्कुल, और इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं एक खुशखबरी कि हम पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अपकमिंग जो इवेंट है वो है फ्रांस में, जिसमें फ्रांस ओपन स्पीड रीडिंग एंड माइंड मैपिंग चैंपियनशिप है, वहाँ पे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा एशिया पैसिफिक मेमोरी चैंपियनशिप हो रही है मलेशिया में, तो वहाँ पर भी जा रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स और भी हैं। और 3rd इज दिसंबर में वर्ल्ड मेमोरी स्पीड रीडिंग एंड माइंड मैपिंग चैंपियनशिप। क्या कुछ हो रहा है, सानू पता ही कुछ नहीं क्या हो रहा है। और आपको ये पता है इस साल माइंड मैपिंग पाकिस्तान नेशनल माइंड मैपिंग चैंपियनशिप हुई थी, जिसकी विनर भी यही है। देखो, ये भी नहीं पता था हमें। मुबारक, मबरूक, वेरी नाइस। और आगे क्या करना है, आगे बढ़ के क्या? बेसिकली हम बहुत इंस्पायर हुए हैं डॉक्टर आलम ने जो ये रिसर्च की है, जो फाउंडर हैं इसके IHMD के। यस, तो वी आर वेरी इंस्पायर्ड, और हम इसी मेंटल लिटरेसी को पाकिस्तान में आगे बढ़ाना चाहते हैं और अ चेन ऑफ सुपर लर्निंग स्कूल्स को खोलना चाहते हैं। और आप अपने एज ग्रुप के लड़कों के साथ में मिलते हैं, लड़कियों के साथ में मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं, आपको क्या लगता है आप उनसे बहुत आगे, बहुत बेहतर पोजीशन में, और आप उनको थोड़ा थोड़ा हेल्प भी कर सकते हैं? कोई हेल्प मांगता भी है? नहीं, कि सब सुपर कूल है। क्योंकि बाय दीज टेक्निक्स मुझे बहुत सारे टाइम बच गए टू डू अदर एक्टिविटीज, तो इसलिए आई हैव नॉट केप्ट एनी फ्रेंड्स ताकि मैं अपने ऊपर ध्यान रख सकूं एंड मेक दिस मेंटल लिटरेसी। जो टीम मेंबर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं वो सब भी यही कर रहे हैं, सो दे आर ऑल एट द सेम लेवल। तो ठीक है, सब दोस्त हैं आपस में। एग्जैक्टली, जो सारे फ्रेंड का सर्कल है वो सभी यही सुपर सिर्फ एक पेज पर है, एक पेज पर है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। जो भी कंपटीशन होने जा रहा है 2 नेशंस से, क्योंकि तो सारे कंपटीशन की आपको भी हम
हम कहेंगे ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप ज़ाहिर कोच हैं और आप उनको ट्रेन करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन हो गया जी। ये तो हमने ना बहुत चमकते दमकते लोगों से आपकी मुलाकात करवा दी। अब ज़रा हम कुछ दीगर खबरें भी शामिल कर लेते हैं, कराची की बात कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी परेशानी है, अब ज़रा उसका तस्करा होगा। शेरशाह कबाड़ी मार्केट, ताजिर एक अनदेखे खौफ का शिकार है। कौन सा खौफ है? जी जी जी, मार्केट में अजीब उल खलकत मखलूक के किस्से मशहूर हो रहे हैं। किसी ने देखा, किसी ने सुनी सुनाई पर यकीन किया। मैं देख के आऊंगा, मैंने सुनी सुनाई पर यकीन कर रहा भाई। क्यों? देख लेते हैं आगे क्या है। पक्की बात है। शेरशाह कबाड़ी मार्केट, जैसा किरण आप बता भी रहे हैं, चंद रोज कबल चौकीदार गुलजार ने कुत्तों की गैर मामूली भौंकने की आवाज़ सुनी और चंद कदम आगे जाकर देखा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। बकौल उसके वहाँ कोई अजीब सी मखलूक थी जिसका रंग काला और आंखें टॉर्च लाइट की तरह रोशन थी। और उसके अगले दिन चौकीदार अब्दुल क़य्यूम ने भी इसी अजीब सी नज़र आने वाली छा। चौकीदारों और दुकानदारों का दावा यह है कि ये चीज़ इतनी खौफनाक है कि इसके करीब जाने से भी डर लगता है। कई लोगों को डराने वाली इस अजीब सी मखलूक की मौजूदगी किसी की शरारत है या फिर कोई संजीदा मसला, अभी इसकी तहकीकात जारी हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान ने, जिन्होंने शेरशाह मार्केट जाकर रिपोर्ट तैयार की। तो उन्हीं से कुछ हकीकत जानते हैं। अहमद, ये कौन सी मखलूक है भाई जो शहरों को दिखाई दे रही है और मार्केट है वो जल्द बंद कर दी जाती है? पुलिस का मौक़िफ़ क्या है इससे मुताल्लिक? और आप गए, आपने भी कुछ देखा ऐसा? जी बिल्कुल, देखिए शेरशाह वाला केस एक मुनफरिद केस ज़रूर है। वो इसलिए क्योंकि माजी में भी इस तरह की चीज़ें ज़रूर सामने आई, इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए कि कोई छलावा या कोई जो है वो कोई डराने देने वाली चीज़ जो है वो शहरियों ने देखी है। लेकिन उस पर जब भी रिपोर्टिंग की गई तो उस पर शहरियों की जानिब से राय सामने नहीं आती थी। वो अपना जो एक्सपीरियंस होता था वो शेयर जो है वो नहीं करते थे। आम तौर पर ये बात देखने में नज़र आई। लेकिन जब हम शेरशाह कबाड़ी मार्केट पहुँचे, वहाँ पर क्योंकि वहीं के लोगों से जो है वो लोगों ने जो है वो हमसे रब्ता किया था और हमें सारा मामला बताया था कि वो बहुत परेशान है और वो हमारी मदद चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह आला हुक्काम तक इस इशू की जो है वो इशू पर जो है वो नज़रें पहुँचे उनकी। तो इसीलिए हम वहाँ पर पहुँचे थे, उन लोगों से बातचीत की और खुल के उन्होंने इस पर जो है वो हमसे बातचीत की, सारा मामला बताया। चौकीदार गुलजार ने, चौकीदार अब्दुल क़य्यूम ने ना सिर्फ अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए बल्कि उन्होंने बताया कि उन्होंने उस जो चीज़, एक अजीब सी चीज़ उन्होंने देखी थी, उस पर उन्होंने फायर भी किए। हम दूसरी जानिब देखें तो पुलिस से भी हमारी बात हुई है तो वो बिल्कुल वो भी ये बोलते हैं कि हम इस सारी मामले पर जो है वो तहकीकात कर रहे हैं, इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन ये कहना कि हम हतमी तौर पर ये कह दें कि ये वाकई कोई ऐसी चीज़ आ गई है, ये भी देखें हतमी नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनका बयान है, वहाँ पर मौजूद लोगों ने इसको देखा है जो हमने रिपोर्ट किया है। अब वो किसी चीज़ की किसी ने शरारत कर रखी है, किसी ने उनको डराया है या कोई संजीदा मामला है, इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, इसका पता चलना चाहिए। हम खुद वहाँ पर रहे, लेट नाइट तक रहे, हमने उस पूरे माहौल को जो है वो देखा क्योंकि वहाँ पर रात होते के साथ ही जो है वो अंधेरा होता है। जैसे ही मगरिब के बाद ही मार्केट बंद होना शुरू हो जाती है अब, और लोग जो है वो वैसे ही एक तो काफ़ी डरे हुए हैं, फिर साथ ही साथ जब मार्केट बंद हो जाती है वहाँ पे काफ़ी सन्नाटा हो जाता है, सिर्फ चौकीदार ही नज़र आते हैं उस मार्केट में और कोई आम लोग ना तो वहाँ का रुख करते हैं। और फिर काफ़ी, क्योंकि वो कारोबारी एरिया है, वहाँ पूरी मार्केट है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई रिहाइश भी नहीं है। चौकीदार उन्हीं के घर जो है वो कुछ दुकानों के ऊपर बने हुए, तो वही लोग जो है वो वहाँ पर रह रहे हैं। तो इसकी तहकीकात जो है वो ज़रूर होनी चाहिए इस पूरे मामले को। अब ये देखा जाना चाहिए कि किसी की शरारत ना हो, कोई संजीदा मामला है तो बिल्कुल इसकी तहकीकात करें, क्योंकि जो चौकीदार हैं वो अपने बयान में यही बताते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देखी है। जी अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और सिर्फ शेरशाह कबाड़ी नहीं किरण, कराची के और मकामात भी तो ऐसे जिनसे मुताल्लिक जिक्र किया जाता है। कुछ ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर लोग उम्मन जाने से घबरा जाते हैं और वहाँ के बारे में कुछ कहानियाँ भी मशहूर हैं। हम अपने टॉपिक्स की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्यों ना आज आपको कराची के कुछ ऐसे मकामात के बारे में भी बता दें, दिखा दें कि लोग जहाँ जाने से घबराते हैं। पुरस्रार आवाज़, पुरस्रार अंदाज, पुरस्रार हालात, ये वो चीज़ें हैं जो मशहूर जगहों को लोगों के लिए खतरनाक बनाती हैं। ऐसे ही रोशनियों के कुछ मकामात पुरस्रार अंधेरों में डूब रहे हैं। कारसाज शहर का ऐसा मसरूफ रोड है जहां लोगों ने मुतादिद बार लाल दुल्हन के लिबास में खातून को देखा है। इसी वजह से इस रोड को भी पुरस्रार माना जाता है।
ऐसा ही एक मकाम ब्रिटिश दौर में तामीर किया गया मुहट्टा पैलेस भी है, जहां मौजूद गार्ड्स के मुताबिक रात के औकात में चीजें अपनी जगह से हट जाती हैं और अक्सर औकात पुरस्रार चीजें रोनमा हो जाती हैं। यही नहीं, अगर आप PCHS की गली नंबर 6 से अकेले गुजर रहे हैं तो ख्याल रखें कहीं आपको भी पुरस्रार लिबास में मलबूस सफेद खातून न मिल जाए। कहा जाता है कि चेहरे पर गैर मामूली पिलाहट लिए खातून सुबह 3 बजे के बाद अचानक गायब हो जाती है। पुरस्रार मकामात में चौकंडी का शहर खामोशा भी है, जहां कई पुरस्रार वाकयात रोनमा हो चुके हैं। तो शहर वालों के लिए ऐसे मकामात पर रात के वक्त जाना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आज का एक और अहम मौजू, और वो है बच्चों की जो ग्रोथ सही से हो नहीं रही। और अगर मुल्क का डाटा शेयर करें तो मुल्क में 40% बच्चे ऐसे हैं जिनका कद बढ़ नहीं रहा। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे रिपोर्ट इसमें इंकशाफ हुआ है। कुछ अर्सा कबल मंजर आम पर आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं, जिसके बायस उनका कद नहीं बढ़ रहा। यानी ये बच्चे जब 20 साल बाद फील्ड में आएंगे तो ना कोई नौकरी करने के काबिल होगा, ना ही किसी किस्म की मजदूरी, बच्चों का ना कद बड़ा होगा, ना ही जिस्म में जान रहेगी। ये अपने काम बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, ये दूसरों के लिए क्या बेचारे मासूम बच्चे कर पाएंगे। ऐसी पीढ़ी, एग्जैक्टली। तो इस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कलहोड़ो साहब ने। आप प्रिवेंशन कोऑर्डिनेटर हैं इंसदाद ग़िज़ाई किल्लत के। सर वेलकम टू नया दिन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये मुझे सबसे पहले डिफाइन, वैसे तो हम इस पर मौजू पर बात कर चुके हैं स्टंटिंग, बट नाज़रीन के लिए दोबारा व्हाट एग्जैक्टली इज स्टंटिंग? स्टंटिंग ये है कि जो बच्चों का नमू होता है पहले 2 साल यानी और 5 साल तक की उम्र का 2 दफ़ा चेक किया जाता है, उसको हम लिटरली 1000 डेज कहते हैं। ओके। तो उसकी जो उम्र है उसके हिसाब से उसकी कद और उसका वज़न होना ज़रूरी है, क्योंकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है बॉडी की, वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है वो इसी एज में करती है। उसके बाद तो सिर्फ आपकी बॉडी फिजिकली ग्रो कर रही होती है, बाकी जितनी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ज़ाहिर है 1000 डेज यानी ये 2 साल ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको मॉनिटर भी करते हैं। ये कैसे मालूम होता है कि स्टंटिंग का शिकार है ये बच्चा? 1000 डे जो काउंट होते हैं ना, वो कंसेप्शन से होते हैं कि जिस दिन प्रेगनेंसी हुई पेट के अंदर माँ अगर सेहतमंद है तो बच्चा भी सेहतमंद होगा ना। तो पेट के अंदर उसको नशोनुमा सही मिल रही है, और जब बच्चा पैदा हो रहा है उसके बाद 2 साल तक उसकी मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। जो 2018 का सर्वे है जो अभी पब्लिश हुआ है जून 2019 में, पाकिस्तान का नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, उसमें ये हमें बताया जा रहा है कि 40% जो हैं वो बच्चे जो हैं वो अपने कद और बुत और नमू के हिसाब से नहीं हैं। 40% बच्चे पूरे पाकिस्तान के और उसमें रेशो सबसे जो 48% आता है वो अभी जो नए डिस्ट्रिक्ट आए हैं KPK में, उनका दूसरे नंबर पे आ जाता है गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान का, जिसमें 46% बच्चे हैं। तीसरे नंबर पे फिर सिंध आ जाता है 45%, और सबसे बेस्ट इस्लामाबाद है जिसमें 32% है, फिर पंजाब 36% है, और इनका एवरेज मिल के ये जो है ना वो 40.2% बनता है। उसका मकसद है कि आज के 20 साल बाद जब आप होंगे तो आपकी ये जनरेशन क्या करेगी, जब सुपरसोनिक दौर होगा, आपकी फ्लाइंग कार्स होंगी, आपके पास चिप होगा, आपके पास पेपरलेस एनवायरनमेंट होगा, और इतनी तेज़ दुनिया तरक्की और इतनी तेज़ी से सोचेगी। उस टाइम आपके बच्चे ज़हीन होंगे, जिस्मानी तौर पर लेबर के किस काबिल होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। भयानक मुस्तकबिल इस तरह से हम दे रहे हैं। अब ज़रा प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। पहले ना हमें थोड़ा जल्दी से ना वो सारे के सारे रीजंस बता दीजिए जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखें, बहुत सारे रीजंस मिलके ना वो इसी को जन्म देते हैं, और वो एक सोसाइटी का जो हमारा मुआशरा है उसका मज़हर है, उस पर हमें चेक करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। जो साइंटिफिक डेटा है उसके मुताबिक अगर देखा जाए, अगर एजुकेशन जो है वो उसका सबसे बड़ा रोल है। अगर बच्चे की माँ पढ़ी लिखी नहीं है, एक औरत पढ़ी लिखी नहीं है, उसमें हमने देखा तो 57% तक जो है ना वो स्टंटिंग रेट आ रहा है, और जहाँ पे प्राइमरी पढ़ी लिखी है उस पर हमने 50% देखा। और जहाँ पे अगर आप देखें कि मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ी लिखी ख़वातीन है घर में, तो वो 37% तक वहाँ पे स्टंटिंग है। तो एजुकेशन का अपनी जगह पे रोल है। ठीक है। और अब माँ की हेल्थ, उसका भी इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा। जो इमीडिएट फैक्टर्स हैं वो हेल्थ रिलेटेड हैं, कि एक्सेस टू हेल्थ, केयर ऑफ चाइल्ड एंड मदर, और एक्सेस टू फूड। ये तीनों चीज़ें मिलके, क्योंकि ये सोसाइटी का जो है, बहुत ज़्यादा ऐसे मिसाल थे प्रीवियस ज़माने में या हमारे इसे हाईटेक दौर से थोड़े पहले,
गाँव की सतह तक भी वो फैब्रिकेशन ख़त्म हो गया, शहरों की लेवल तक भी ख़त्म हो गया। गाँव की लेवल तक क्या था? गाँव की लेवल ये था कि चलो एक घर के अंदर गाय भैंस होती थी, वो आमतौर पे इतना नहीं बेचते थे दूध, लेकिन ये था कि अड़ोस पड़ोस में जितना भी वो कोई गरीब होता था, मिस्कीन होता था, कोई बुज़ुर्ग होता था, बीमार हो जाता था, उसके पास दूध शाम को जाता था। कहीं पे बच्चा पैदा हुआ तो लस्सी के साथ उसमें मक्खन डाल के वो उसको दे रहे होते कि भाई बच्चे को मक्खन मिल जाए, सुबह सुबह न्यूट्रिशियस फूड है। अंडा इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता था। आजकल वो ज़माना है कि जिसके पास गाय भैंस चारे के लिए ये चीज़ें हैं वो खुद ही नहीं खा रहा तो पड़ोस में कहाँ से बांटेगा। वो जज्बा ख़त्म हो गया। उस वजह से जो देही इलाके थे वहाँ पे स्टंटिंग का अब बहुत ज़्यादा रेट आ रहा है। अगर आप देखें तो शहरी और देही इलाकों में, तो देही इलाकों में ज़्यादा है रेट। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि जो सोसाइटी का जो फैब्रिक था वो टूट गया है। अच्छा, अब मुझे ना ये बहुत भयानक हक़ाइक़ हैं, ऐसा कल देखा नहीं जा सकता। अब अगले 20 साल में ये बच्चे क्या कर रहे होंगे, हमने थोड़ी थोड़ी सी इसकी बात कर ली। मुझे ये बताइए अगले 5 साल हम मुख्तलिफ कैसे कर सकते हैं? क्या कुछ हो सकता है क्विकली, फौरी, कि इस सब से हम थोड़ा सा बाहर आ सकें? देखिए, सबसे पहले तो रीजंस जिस तरह हमने बात की कि भाई ठीक है, थोड़ा सा और अगर देखें, अगर आप ये देखें कि सिर्फ साबुन का इस्तेमाल घर में, ठीक है, अगर आप खाना बना रहे हैं उससे पहले अगर हाथ धोएं और साबुन करें, वॉशरूम जा रहे हैं उसके बाद आप करें, बच्चे को फीड खिला रहे हैं उससे पहले, तो ये एक ही रेट अगर देखा जाए तो वो फैमिलीज़ जहाँ पे ये प्रैक्टिस है तो वहाँ पे स्टंटिंग का रेट बहुत कम, यानी 40% से भी नीचे था। और वो फैमिलीज़ जहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं है वहाँ पे 56% स्टंटिंग है। और इसके अलावा अगर हम ये देखें, इसको मेक श्योर करना है। हाँ जी, ये इसको मेक श्योर करना है। उसके अलावा अगर हम फूड की तरफ देखें, हम न्यूट्रिशियस डाइट की तरफ नहीं जाते। हम सिर्फ या तो पेट भरते हैं या तो हम देखते हैं कि या तो हमें बहुत ज़्यादा स्किनी होना है। हमारी बैलेंस डाइट क्या है उसकी तरफ। आजकल की फिगर्स ये हैं कि अगर सिंध की लेवल की बात की जाए तो 67% जो हैं वो लोग सिर्फ एनर्जी डाइट लेते हैं, यानी या तो चावल खा रहे हैं उसके साथ आम खा रहे हैं, या तो चावल के साथ थोड़ी सी मिठाई मिला के खा रहे हैं, या लस्सी उसके साथ पी रहे हैं, या रोटी खा रहे हैं मिर्चें मिला के उसके साथ, क्योंकि गुर्बत का बहुत ज़्यादा रोल है। गुर्बत को अगर देखा जाए तो जितना वो गरीब है उतना ज़्यादा स्टंटेड है उसके बच्चे। और गरीब बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर बाद में वो यूज़ करता है लेबर के लिए, तो वो लेबर के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे आज के 20 साल। इंडिविजुअल को भी अपना रोल प्ले करना है और रियासत को उससे ज़्यादा, रियासत के हिसाब से बिल्कुल। सिंध गवर्नमेंट ने, वो एजुकेशन हो वो दूसरा मामला, तो वो रियासत नहीं। सिंध गवर्नमेंट ने अभी 2015 से किया था और अभी बाकायदा 17 से प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 8 डिपार्टमेंट मुख्तलिफ कर रहे हैं। क्योंकि मैं डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक भी हूँ, तो हमारी तरफ से ये है कि हम 3 एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसके अंदर जो बच्चों की हवाले से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक तो सबसे बड़े हम 265,000 हाउस होल्ड को अवेयरनेस दे रहे हैं, शहरों में अलहदा दे रहे हैं। देखिए, शहरों में एक और भी मिसकंसेप्शन है ना हम लोगों ने, हमें सोसाइटी के तौर पे कैसे प्ले करना है। एक ये है कि हम सोशल मीडिया की किसी मैसेज को ऐसे सीरियस ले लेते हैं कि भाई ये जो है ना बड़ा गोश्त नहीं खाना, ये मुर्गी का गोश्त ऐसे हो गया, ये फीड में ऐसे बनता है, बगैर तहकीक किए हुए। जब तक हम अगर आज देखें इंटरनेट पे जितनी आज हमारी एक्सेस है, जब तक कोई अथॉरिटी से पूछा ना जाए, एक्सपर्ट से बात ना की जाए, तब तक उस पर बात करना गलत है। बॉडी की हर रिक्वायरमेंट है। आज भी अगर देखें तो हमारी जो मीट कंजप्शन है दुनिया के अंदर, अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं, कनाडा, लग्जमबर्ग, और ये उनकी मीट कंजप्शन पर कैपिटा यानी हर एक इंसान साल में 114 किलोग्राम 110 किलोग्राम गोश्त खा रहा है। और हम क्या खा रहे हैं? हम आज भी 16 किलोग्राम 14 किलोग्राम। मुझे ये बताएं कि जो स्टंटिंग के फिगर्स हैं ये बाकी मुल्कों के से अगर हम कंपेयर करें तो क्या है? रीजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बेस्ट है वो श्रीलंका है। क्या है वहाँ की? उसके अंदर जो है ना वो स्टंटिंग 17% है। ओके। और उसका जो सिंगल कहाँ पे है? वर्स्ट जो है वो इंडिया में 48% थी जब, ठीक है, और पाकिस्तान उस टाइम लास्ट ये चीज़ बता रही है कि क्योंकि जिस तरह इश्यूज हम पाकिस्तान के लोकेट करें वही इश्यूज ज़्यादा इंडिया के भी उसी तरीके से ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा है। बट एनीवेज थैंक यू सो मच सर, आप साथ मौजूद थे। और जब स्टंटिंग की हम बात करें तो स्पेसिफिकली जो रीज़न जिस तरह किरण हम डिस्कस करते थे, एजुकेशन तो है लेकिन ज़रा न्यूट्रिशनल वैल्यू ये बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को प्रोवाइड कीजिए जो फूड है ताकि स्टंटिंग ना हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो हेल्थ और लाइफ स्टाइल से जुड़ी है, और वो सबसे बढ़कर ये कि अगर माँ पढ़ी लिखी होगी, अगर माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा सेहतमंद होगा। बहुत बेसिक है, प्लीज़ ध्यान दें। खैर आगे बढ़ते। सराय थर में नायाब नस्ल के हिरन का शिकार नहीं रुक सका। बातें बहुत हुई, इक़दामात बहुत कहे गए कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये मामला रुक नहीं सका। मार्केट्स में फ़रोख्त होने वाला गोश्त अब होटल्स पर कड़ाही की सूरत में
लोग इस पे हाथ साफ कर रहे हैं, उनकी तवाज़ो की जा रही है, होटल्स में अब इसको खाया जा सकता है। हिरन कढ़ाई। तो बात करते हैं चेयरमैन वाइल्ड लाइफ उस्मान अलमानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान अलमानी साहब, आप तो खुद शिकारी भी रहे और हमारे प्रोग्राम में ही आपने जिक्र भी किया था कि जो शिकारियों से मुतालिक जो तरीके हैं वो आपको मालूम है, इसीलिए आप बेहतर तौर पर एक्शन ले सकते हैं। सर, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं, पहले मार्केट में मिल रहा था, अब होटल्स में मिल रहा है, कढ़ाई मिल रही है हिरन की। अच्छा मिल रहा था, पका पकाया मिल रहा है, खा लीजिए, ऐसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी जी, आपने मुझे मौका दिया इस पे बात करने का। गुजारिश ये है कि बिल्कुल वाइल्ड लाइफ के हवाले से जानते भी हैं, बेस भी पता है, वेयर अबाउट्स भी पता है। बेसिकली अंडर स्टाफ्ड है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास मोबिलिटी नहीं है। जो भी ये केस पकड़े जाते हैं, ये भी बड़े अफसरान जो हैं बड़ी कोशिश करके अपने खुद की गाड़ियों में लोगों से, लोकल जमींदारों से गाड़ियां लेके और अंदर थर के सहरा में जाके और इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं। हमारे पास मोबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अगर खुद अपने हिसाब से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में जाता है तो वाइल्ड लाइफ को सिंध गवर्नमेंट से भी पैसे लेने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर फिलहाल उस पर काम चल रहा है। रहा सवाल ये कि आपने कहा कि हिरन की कढ़ाई और इस हवाले से जो न्यूज़ रिपोर्ट आई है, बिल्कुल हमारे डेप्यूटी कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ हैं मीर एजाज टालपुर साहब, मीरपुर खास डिवीजन के, उनकी इंफॉर्मेशन थी। अशफाक मेमन है हमारे वहाँ पे गेम ऑफिसर इंचार्ज सर पार्कर के, उनकी इंफॉर्मेशन पे ये वहाँ पे गए हैं होटल पे। ये SZS कंटेनर होटल्स हैं जो कि थरकोल प्रोजेक्ट के हवाले से वहाँ पे काफी सारे सेटअप हुए हैं इस्लामकोट रोड्स के साथ और जगहों पे। वहाँ पे हिरन की कढ़ाई का कोई एविडेंस नहीं मिला। हिरन के गोश्त की कढ़ाई या हिरन का गोश्त वहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा था। अलबत्ता वहाँ पे 4 हिरन, जिसमें एक मेल हिरन, 2 फीमेल हिरन और एक बच्चा जो है वो फीमेल बच्चा था, जो उन्होंने अपने कब्जे में लिया, जिनका उनके पास ना लाइसेंस था। उस हवाले से उनके खिलाफ फर्स्ट ऑफेंस रिपोर्ट, जिसको हम FOR कहते हैं, वो भी लॉन्च हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मालिक का नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं हो सका होटल के, पर मैनेजर का नाम डिस्क्लोज हुआ है। उनका नाम है शोएब मलिक, जिनको वहां पे हिरासत में भी लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल रही है। बाकी मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो बिल्कुल बेसलेस होती हैं, कभी कभार चल जाती हैं, तो उन पे ज्यादा ध्यान। लेकिन उस्मान साहब ये तो आप चलें, होटल से मुतालिक आपने एटलीस्ट ये तो कहा कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, अगर सबूत नहीं भी मिले तो एटलीस्ट वहाँ पर हिरन थे, तो दैट शोज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। लेकिन सर, कुछ वक्त पहले, कुछ हफ्तों पहले मार्केट में भी तो फरोख्त हो रहा था गोश्त। आप ये तो नहीं कह सकते कि वो भी बेसलेस था, वो न्यूज़ भी बेसलेस थी, बिकॉज वी हैव फुटेज। जी, वो जो फुटेज आई थी उसको हमने वेरीफाई कराया था। अच्छा। और वेरीफाई कराने के बाद वो फुटेज का ये था कि जिन लोगों ने वो शिकार किया था वो गोश्त की प्रेपरेशन कर रहे थे, वो मार्केट नहीं थी, किसी मार्केट में वो नहीं गया था, वो वहीं पे उस गोश्त को ज़िबा करके और उसकी प्रेपरेशन कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी फुटेजेस होती हैं। पर कहने का मकसद ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट की सीरियसनेस प्लस मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, ही इज अ वाइल्ड लाइफ लवर। उन्होंने बड़ी स्पेसिफिकली सिंध हुकूमत को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ में जिसमें बर्ड्स, एनिमल्स सारे आते हैं, उन सबको आपने हर तरीके से कंजर्व और प्रोटेक्ट करना है। सही, बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आप इस सिलसिले में हमारे साथ थे और आपने ये बताया कि इससे पे जो हिरन के गोश्त की प्रिपरेशन वाली फुटेज थी वो भी मार्केट नहीं थी, वो कुछ लोग थे जिन्होंने शिकार किया था। और अब जो खबर है कि भाई ये रेस्टोरेंट्स जो है ना वहाँ पर पकाया जा रहा है इसको, तो आप कह रहे हैं ये भी ठीक नहीं था। बहरहाल आंखों का धोखा, वो इस फुटेज को कह रहे थे। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और आंखों ही की बात कर लेते हैं। बीनाई, इसका कोई मसला ना रहे, इसके लिए कोई घरेलू टोटका हो सकता है जी? कोई घरेलू टोटका? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ईसा हमारे साथ हैं, तो बहुत टोटके होंगे। हम ठीक है, आप कैसे हैं? वैसे सच्ची बात ये है कि जिस तरह स्पीड के साथ बच्चों के ग्लासेस लग रहे हैं, तो आइंदा 20 साल में मुझे लग रहा है कि सिर्फ ग्लासेस ही नजर आएंगे क्योंकि जितना मोबाइल करीब से बच्चे यूज करते हैं या लैपटॉप का या ये बच्चों पे इल्जाम ना लगाएं, हम यूज करते हैं ना, ये आप मेरा फोन नहीं है, ये इनका फोन है, मतलब इसलिए बच्चे यूज करते हैं। मैं क्योंकि वो 5 साल से 50 साल वालों को बच्चा ही काउंट करता हूँ। अच्छा, तो उसमें आप सारे बच्चा है जी जिनका। अच्छा, वैसे आइज के लिए सपोज करें कि किसी की विजन कम है या उनको ग्लासेस लगे हुए हैं
और उनके माँ बाप चाहते हैं कि इनका आई विजन बहुत अच्छा हो जाए या अल्लाह के हुक्म से ग्लासेस ही हट जाएं, तो आप घर में क्या कर सकते हैं? आपने 150 ग्राम बादाम लेना है। ओके। उसके बाद आपने 25 ग्राम सौंफ लेना है। उसके बाद आपने 10 ग्राम सूखा धनिया आपके घर में होता है, 10 ग्राम काली मिर्च आपके लिए। उसके बाद फिर आपने ज़ीरा लेना है, ये भी 10 ग्राम लेना है। हस्बे जायका चीनी लेनी है। अब ये सब तमाम गौर करें, घर के किचन की चीज़ें, इन सबको मिक्स करके आधी चमची सुबह शाम, बड़े बच्चे छोटे सब खा सकते हैं। ज़बरदस्त। हर 4 माह के बाद ग्लासेस चेंज होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपके नंबर जो है, आई विजन बेहतर होने लगता है तो आपके ग्लासेस चेंज होने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। कितना खाए इसको, कितना खाए वो बता। हाफ टी स्पून सुबह शाम। सुबह शाम हाफ टी स्पून। अच्छा, फिर गर्मी है आजकल, थोड़ा सा हमने देखा है कि चाहे वो बंदे बाहर जो मोटरसाइकिल पर हैं या ख़वातीन किचन में काम कर रही हैं या जिनका धूप में काम है, अब तो ख़वातीन भी मोटरसाइकिल पर दिखाई देती हैं। और मर्द किचन में। नॉट बैड। तो ये आप घर में बना के 2-3 दिन आप रख सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी जो आप इसको क्लीजिंग कह लें, इसको ग्लो स्किन कह लें, फ्रेशनेस के लिए कह लें, वो जो मट्टी और पसीना जो आपके स्किन ने उठा लिया है, इसको बिल्कुल निकाल कर आपकी स्किन को फ्रेश कर देता है। उसके लिए आपने करना सिर्फ इतना है कि 3 टेबल स्पून आपने टमाटो का पेस्ट लेना है, ये भी आपके किचन में मौजूद है। दूध आपके घर में आता है, उसको बॉयल करने से पहले कच्चा दूध आप इसमें 3 टेबल स्पून ये ऐड कर दें। रोज़ वाटर अमूमन घर में होता है, इसके भी आप 1 टेबल स्पून ऐड करके अब इसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को आप फ्रिज में 3 दिन तक रख सकते हैं। रोज़ाना आप जब भी बाहर से आ रहे हैं, किचन से आप फ्री हो चुके हैं, तो अपनी स्किन पर इसका मसाज करें। ओके। अच्छा, ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा 2 दिन के बाद में बिल्कुल ड्राई सा हो जाए? नहीं। अच्छा, क्योंकि इसमें ऐसे ही बना रहेगा? हाँ, ऐसे ही रहेगा। और सपोज करो अगर होता है तो आप इसमें थोड़ा सा रोज वाटर ऐड कर सकते हैं। ओके। तो ये 2-3 दिन के लिए बना के रख सकते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ओके। इसके रिजल्ट बहुत सिंपल है, टमाटो, मिल्क एंड रोज वाटर। बहुत कच्चा दूध। कहाँ। अच्छा, दूसरा आजकल देखें कि चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, उनके पट्ठों में मसल में बड़ा दर्द रहता है, मस्कुलर स्पैम्स। ठीक है। अब वो बेचारा टैबलेट ले रहा है, वो डॉक्टरों के पास दवाइयाँ ले रहा है। अच्छा, इसकी एज कोई भी है, लाइक वो 15 साल का बच्चा है या 25 का या 50 का है, तो ये आम होता जा रहा है, बिकॉज हमारा वो खाने पीने का स्टाइल, वे ऑफ लाइफ उस तरह नहीं रहा। तो जो है वो सुन्नत में भी है, तलबीना के तौर पर आप जानते हैं, सुलह हदीस हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है कि 2 गिलास पानी के अंदर हमने 2 टेबल स्पून जौ का आटा इसमें डालकर सारी रात रखना है। अच्छा, सारी रात रखने के बाद सुबह आप इसको बॉयल करेंगे। जब ये 2 गिलास 1 गिलास रह जाएं, तो आपका 1 गिलास जो पानी का है जब पीने के लायक हो जाए, आप उसको इस तरह रूम टेम्परेचर पे आने दें। उसके बाद आपने इसमें अलसी डालना है। अलसी जिसे फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, 1 टेबल स्पून आपने इसमें डालना है। आप 10-15 दिन उसको पिलाएं। डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है और डॉक्टर ईसा की भी ज़रूरत नहीं है कि वो मसल्स और आपके जो है। ज़बरदस्त, वेरी ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं जो हमारी नानियाँ दादियाँ करती थी, लेकिन अब वो घर में बुजुर्ग नहीं रहे, बूढ़े मौजूद हैं लेकिन बुजुर्ग नहीं रहे। अच्छा, बालों का बड़ा इशू है लोगों का कि जी लंबे हो जाएं, घने हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें कर चुके होते हैं लोग। और अमूमन कुछ चीज़ें हम ये भी कहते हैं कि लोगों को जब हम यहाँ बना रहे हैं तो हम आपके बाल नहीं देख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ जिससे आपको फ़ायदा ना हो तो नुकसान नहीं हो, तो इसलिए ये चीज़ें आप घर में ज़रूर ट्राई करें। इसका कोई आपको नुकसान नहीं है। अगर आपने लंबे बाल करने हैं तो आलू किचन में आपके मौजूद हैं, 1 अदद आलू ले लें, उसका पेस्ट बना लें। ठीक है जी। इसके अंदर प्याज भी आपके घर में मौजूद है। अब मुझे क्यों सुबह सुबह चाट याद देखें मैं आपको बना क्या के दे रहा हूँ। टमाटर भी रखा हुआ है, आलू किचन में, प्याज किचन में, दही आपके घर में, आपने इसमें दही ऐड करना है इतना। यकीन जाने छोले रह गए ऐड करते हैं और चाट मसाला डालते हैं। मतलब क्योंकि ये आधा घंटा लगा के रखना होता है, तो आप समझते हैं कि जरा अचानक कोई प्रोग्राम हो गया है तो आप थोड़ा सा मसाला डाल के इसको खा लें। मालूम है आधा खा लें, आधा लगा लें, पेट पूजा भी होगी तो काम दूजा भी हो गया। ठीक है जी। तो हमने इसमें 1 आलू जो है छोटा सा उसका पेस्ट बनाया था, 1 अदद प्याज लिया उसका पेस्ट बनाया था,
हमने दही इसमें ऐड किया है। इसका पेस्ट बनाकर बालों की रूट्स में लगाएं, जैसे मेहंदी लगाई जाती है, और 1 घंटा इसको रखें। उसके बाद आप इसको वॉश कर लें। हेयर ग्रोथ के लिए वो जो रीफिलिंग होती है, बाल कहीं कहीं से कम आते हैं तो उसको ये रीफिल करता है, यानी कि न्यू बाल निकालने में ये बड़ी मदद करता है। वो जो जगह जगह से स्कार्फ दिखाई देने लगता है, बाल इतने ज्यादा उतर जाते हैं, उस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। जी। समझ गई अब मैं। अच्छा, दूसरा मसला है बहुत बड़ा आजकल, वेट लूज करने का। ये तो खैर क्या कह दिया आपने। खास तौर पर खास तौर पर ये होता है कि जी वो बेली और थाई और ये कम नहीं होते। तो आपने करना ये कि लहसुन जो आपके घर में मौजूद है, 6 अदद दाने लहसुन के ले लें। 6 अदद दाने लहसुन के लेने के बाद आपने करना ये है कि इसका जो हनी है प्योर होना चाहिए। 2 टेबलस्पून हनी ले लें। देखें, ये मैं आपको किचन से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, हम किचन से बाहर निकलेंगे इतना कुछ होगा तो। अच्छा, इसमें आपने हनी ऐड किया। उसके बाद इसमें आप चुटकी भर जो है काली मिर्च चुटकी भर, हाँ ठीक। 3 चीज़ें हैं। इसका पेस्ट बनाएं। इसका पेस्ट आपने इनटेक करके ऊपर से नीम गर्म पानी 1 गिलास, आधा गिलास, जितना पी सकते हैं। ये श्योरिटी दे रहा हूँ, अगर आप इसको रेगुलर कर रहे हैं, बेली किसी भी चीज से अगर कम नहीं हो तो इससे कम हो जाएगा। और 2 से 3 किलो आपका वजन भी नीचे आएगा। 2 से 3 किलो कितने दिन में? 15 दिन। तो आपके इंटरेस्ट की बात नहीं, आप छोड़ दे। कोई मुझसे पूछे मैं बता दो सकूं ना। 15 दिन के लिए ये फॉर्मूला, सुपर फॉर्मूला करना पड़ेगा। हाँ ओके, अगर कोई ठीक है, एक और कोई फॉर्मूला है आपके पास अच्छा सा प्यारा सा? बालों को सीधा करने का फॉर्मूला बताया ना कोई। अच्छा हाँ, ओके। ये जो है जिसको हम कहें कि फ्रिजी हेयर, या आम लफ्जों में कि जी मेरे बाल बम फटे और झाड़ू वाले हैं। ये झाड़ू में लगाया था। आपको मैं ये श्योरिटी करा रहा हूँ कि आपको पार्लर जाकर ये इतनी 15-20 हज़ार का खर्चा नहीं करना। 2 से 3 महीने लगेंगे, लेकिन आपको मजा आ जाएगा। बाल झाड़ू वाले भी इस तरह सिल्की हो जाएंगे बिल्कुल। और उसमें करना भी कुछ नहीं आपको। आपने लेना है दूध, इतना दूध जो 1 प्याले के करीब, क्योंकि स्प्रे आपके घर में जो एम्प्टी हो उसके साइज के हिसाब से। कच्चे दूध के अंदर आपने 1 लेमन निचोड़ना है। फट जाएगा, चीज बन जाएगा। यही करना है। अच्छा। फटे हुए बालों को सीधा करना है। अच्छा ओके। अच्छा, इसमें आपने नींबू निचोड़ने के बाद 1 स्प्रे में डालना है, और उस स्प्रे को लेकर आप बालों के ऊपर लगाते जाएं, साथ में कंघा करते जाएं। बाल आप स्ट्रेट करते जाएं। जितना ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने बाल गीले हो सकते हैं, बिल्कुल जब स्ट्रेट कर लें तो इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दें। हफ्ते में 3 एप्लीकेशन करें। 1 महीने के बाद आपको लगेगा कि आपने वाकई 15-20 हज़ार रुपए का कोई ट्रीटमेंट कराया है। शैम्पू करें उसके बाद में 20-25 मिनट के बाद। बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर इसा साहब, आप मौजूद है। स्पेसिफिकली आपने आज बालों से मुताल्लिक 2 टोटके दिए हैं, तो अगली खबर कुछ बालों से मुताल्लिक ही है। ठीक है, अब लंबे बाल, सुनहरे बाल, खूबसूरत बाल। वैसे बालों से मुझे याद वो वाली खबर आ गई, भारत वाली खबर याद आ गई। प्लीज फॉरगेट इट। बाल की खाली निकाले, अब बालों पर खबर दें। बालों की बात करें तो आपको रेपेंसिल तो ज़ाहिर है सबको याद है, बट देसी रेपेंसिल, इसकी अगर हम बात करें, ये है पाकिस्तान की स्क्वॉश प्लेयर जाहिद कमाल, और दुनिया भर में लंबे बालों की वजह से शोहरत रखती हैं। स्क्वॉश कोर्ट में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद जाहिद कमाल अब मॉडलिंग करेंगी। अमेरिका में होने वाले मिस पाकिस्तान मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं और रैंप पर जलवे बिखेरेंगी। जाहिद कमाल मुसलसल 8 साल से सिंध चैंपियन भी हैं, और दुनिया में सबसे लंबे बालों वाली एथलीट का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। क्या बात है, खूबसूरत बाल। और जाहिद कमाल हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जाहिद, पहले सिंध में स्क्वॉश गेम में बेहतरीन परफॉर्मेंस, और अब मॉडलिंग की जानिब एक कदम, बैलेंस रख पाएंगी? यानी स्क्वॉश भी खेलना है और मॉडलिंग भी करनी है, या फिर किसी एक को बाय बाय कर देंगी एंड दैट कुड बी स्क्वॉश? सिंध में ही नहीं, मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। मॉडलिंग मेरे लिए बिल्कुल न्यू फील्ड है, और मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलूँ, और अभी तक ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि ये मॉडलिंग करनी चाहिए मुझे, ऐसा ख्याल आपको कैसे आया? इरादा खुद ही कर लिया या फिर ऑफर्स आई थी? ऐसा कोई ख़ास ख्याल आया नहीं। उसका मेन रीज़न था, मैं फुल टाइम स्टूडेंट थी और स्क्वॉश भी मेरे साथ था। बहुत टफ था शेड्यूल मेरा। मतलब आपको तो पता है स्क्वॉश की प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, हमें सारी चीज़ें वो करनी होती हैं। तो ऐसा मॉडलिंग का ख्याल नहीं आया। मैं इस दफ़ा US आई तो मुझे यहाँ पर बहुत इंकरेजमेंट मिली।
और मेरे रिलेटिव्स थे और फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि तुम क्या चीज़ मिस कर रही हो, और वो मेरे बाल थे कि वर्ल्ड में किसी भी प्लेयर के लंबे बाल नहीं हैं। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मॉडलिंग की तरफ आने का, और फिर मैंने एक प्रॉपर डिप्लोमा लिया मॉडलिंग का। उसके बाद जो मेन रोल मुझे इनकरेजमेंट का और इस फील्ड के बारे में नॉलेज देने का वो मेरे प्रोफेसर्स का था। उन्होंने मुझे इसके बारे में सही से गाइड किया और बताया कि किस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं, और आगे फ्यूचर में ये मेरे बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, ये बताएं कि बतौर प्लेयर घने बाल तो ज़ाहिर देखने वालों को बहुत हैरान करते होंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ ड्यूरिंग द गेम कि आपके वो लंबे बाल हैं वो आपके लिए मुश्किल का बायस बने हो? परेशान कर दिया हो? जी बिल्कुल, स्कॉश के साथ लंबे बालों को कैरी करना बहुत मुश्किल है। कुछ मेरी ट्रेनिंग्स ऐसी होती थी जो मैं बालों की वजह से नहीं कर सकती थी, और बहुत ऐसे मैचेस आए जहाँ पर मैंने प्रॉब्लम फेस की है कि सीरियस मैच हो रहा है और आपका बिल्कुल ऐसा पॉइंट है जो आपको लाजमी लेना है, और उस टाइम पे मेरे बाल खुल जाते थे। तो एक तरह से वो पब्लिक के लिए तो वो बड़े मज़े की चीज़ थी बाल खुलना, लेकिन वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और जैसा मैं आपको बताऊं, मेरी सिस्टर मेरे साथ होती हैं हर जगह, या मेरी मदर मेरे साथ होती हैं, तो जब वो लोग होते हैं तो मुझे फिर भी थोड़ा सा सहारा होता है, वो मेरी हेल्प कर देते हैं बालों के लिए। और मतलब कोई भी मुझे हेल्प चाहिए होती है रिलेटेड मेरी बालों से या कोई चीज़, तो वो मेरे लिए कर देते हैं। लेकिन जब मैं अकेले किसी टूर पर होती हूँ या मुझे अकेले मैनेज करना होता है तो वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान यूज्ड टू हो जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ अपने बालों से, और मेरी शोहरत है। भैया आप सेटिस्फाई हैं, लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। मैंने वैसे डॉक्टर ईसा से अच्छे खासे सवाल किए थे आज बालों से मुताल्लिक, अब आपके बाल देख लिए तो आप भी मुझे बताइए ना कोई अच्छा सा टोटका, कैसे केयर करती है आप अपने बालों की? टोटका तो मैं नहीं कहूँगी, ये मेरी ग्रैंड मदर का प्यार है जो हम सब पर लाजिम है। वो एक ऑयल तैयार करती हैं जो मैं बचपन से देखती चली आ रही हूँ, और हम सब फैमिली में वो ऑयल यूज़ करते हैं। किसी दिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इस ऑयल के बारे में। और मैं स्पेशली ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि मैं जब अकेली होती हूँ तो मैं इतना ख्याल नहीं रख पाती, क्योंकि मैनेज करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मैं घर पर होती हूँ तो मेरी दादी और मेरी अम्मी बहुत ख्याल रखती हैं मेरे बालों का, और मेरे लंबे बाल होने की प्लानिंग पूरी मेरे फादर ने की थी, और जो कि उन्होंने मेरा फ्यूचर पहले से देख लिया था कि लंबे बाल होंगे तो किस तरह टाइटल बनेगा और क्या होगा। मैं उस वक्त नई स्कॉश में आई थी, तो मेरी पूरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है मेरे बालों में। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर बच्चों को घर के इनकरेज किया जाता है तो वो पेरेंट्स से स्टार्ट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो मदर ही उनको इनकरेज करे या फादर ही उनको इनकरेज करे। इवन आपके घर में अगर किसी बच्चे को कुछ शौक है तो पूरी फैमिली को उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, और पूरी फैमिली को इनकरेज करना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि आप भी मैनेज करती आ रही हैं अभी तक जो कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे अब ये बताएं कि जब मैनेज करने की बात है स्क्वॉश के साथ मॉडलिंग, क्योंकि आप मैनेज करेंगे उसको, इवेंट मिस पाकिस्तान ये मुकाबला है, तो इससे मुतालिक भी तो नाजरीन को बताएं। आप इस दायरे में शिरकत करने जा रही हैं जल्द? मिस पाकिस्तान यूएसए 2019 वर्जीनिया में हो रहा है, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हूँ, मैं अपना स्टार्ट ले सकती हूँ। लास्ट 2 ईयर्स से मैं अपनी फाउंडेशन रन कर रही हूँ। मेरा मेन फोकस पाकिस्तान यूथ पर है, टैलेंट पर है, वुमेंस एम्पावरमेंट पर है। मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, उसको सिर्फ ज़रा से पुश की ज़रूरत है। और मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहती थी जहाँ से मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकूँ और उनके लिए एक रोल मॉडल बन सकूं। मिस पाकिस्तान यूएसए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए काम करूंगी और पाकिस्तान के टैलेंट को हम लेकर आएंगे ऊपर, और आप देखिएगा पाकिस्तान में कितना टैलेंट है।
थैंक यू जाहिब, थैंक यू सो वेरी मच। आप साथ मौजूद थी और सिर्फ आप इस इवेंट से मुतालिक ज़ाहिर है, उसके अलावा अपने बालों की वजह से आप पहचानी जाती हैं और स्क्वाश में तो आपने नाम कमाया ही है। थैंक यू। बढ़ते हैं आगे और ज़रा एक दिलचस्प सी खबर आपके सामने रखते हैं। इमेजिन करें आपके घर में जो पौधे हों वो बातें करने लगे, वो बताने लगे उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और अब वो कैसा फील कर रहे हैं? वो कैसा फील करें, नहीं वो मुरझा ना पाए बल्कि आपको बताएं कि जनाब मैनू पानी चाहिए। किसी कोने में स्मार्ट गमला, एक पौधा इसमें आप लगा सकेंगे और बदलते माहौल, बदलती सिचुएशन के साथ ही वो आपको बताएगा। उसे कहा जा रहा है अपनी आप बीती नहीं, अपनी शजर बीती। लुआ इस गमले का नाम है जिसे गैर मुल्की कंपनी ने तैयार किया है। अगरचे ये ईजाद मुकम्मल तौर पर तो आपको पौधे की हकीकी एहसासात नहीं बताएगी, लेकिन इतना ज़रूर बता देगी कि जैसे ही आप पौधे को पानी देते हैं तो गमले की स्क्रीन पर मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाएगा, स्माइली वो। और अगर पानी ना दिया आपने तो फिर क्या आएगा? गुस्से वाला इमोजी। Exactly. और ढेर सारा पानी दिया तो ऐसा चेहरा। ये सारे स्माइलीज हम लोग यूज करते रहते हैं, लेकिन इसका ये बेहतरीन इस्तेमाल है। यस, और विंक भी किया उसने। आगे बढ़ते हैं और एक खबर शामिल करते हैं सक्खर से। यहाँ पर क्वींस रोड से लापता बच्चे दरियाए सिंध में नहाते हुए एक दूसरे को बचाने की कोशिश में डूबे थे। साथ मौजूद बच्चे ने इसकी तस्दीक की है। ये मामला कुछ अब खुलता चला जा रहा है। इसी बारे में हमारे साथ साहिल जोगी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साहिल जोगी, इन बच्चों के वालिदैन बहुत परेशान थे कि हमारे बच्चे गए तो कहाँ गए, पुलिस भी परेशान थी, लेकिन अब मामला क्लियर हो गया। यह बिल्कुल परेशान तो वालिदैन अभी भी है, और इस हवाले से पुलिस ने ये इंकशाफ किया है कि एक बच्चे की लाश लाड़काना से हमने निकाली है। जब हमारी बात हुई उनके वर्षा से तो उनका ये कहना है कि हम जा रहे हैं वो लाश को देखने, वो लाश के देखने के बाद ही हम तस्दीक करेंगे कि क्या आया वो लाश हमारे बच्चे की है या किसी और की। मैं बताता चलूँ कि क्वींस रोड से 4 रोज कबल 6 बच्चे एक ही वक्त यहाँ से पुरस्कार तौर पर लापता हो गए थे। उनकी चप्पलें और उनके कपड़े जो है दरिया सिंध के किनारे झाड़ियों से मिले थे। तो उसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब और आज ये मालूम हुआ है, पुलिस जरा का कहना है कि एक बच्चे की लाश मिली है, और पुलिस का ये भी कहना है कि उनके साथी बच्चे ने ये तस्दीक की है कि हमारे सामने जो है बच्चे डूबे और वो एक उनको बचाने की कोशिश में डूबे। साहिल आपने अपडेट किया, शुक्रिया। वक्त हो गया खत्म, दोबारा आपसे मुलाकात होगी कल नए मौज़ूआत और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।